What do you feel about the current government? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी में लोग अपना वो लीडर देखते हैं और अभी शायद देश को इस लीडरशिप की ज़रूरत है। रिजर्वेशन लोगों को सिर्फ नौकरियां दे देने के लिए नहीं था, रिजर्वेशन था लोगों को उनका सामाजिक स्तर सुधारने के लिए। मनमोहन सिंह जी बहुत अच्छे व्यक्ति, पढ़े लिखे व्यक्ति थे, वो एक प्रधानमंत्री थे, वो लीडर नहीं थे। इस दौर में एक मोदी जैसी लीडरशिप ज़रूरी है। What do you feel about the Congress? मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस शायद अपने कर्मों को भोग रही है। कांग्रेस कहती है कि हम गांधी परिवार के बिना नहीं चल सकते हैं, देश कहता है कि हम गांधी परिवार को नहीं चाहते हैं। ऐसे एक्सपीरियंसेस सुनने को आते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं या जनरली जो वहाँ की ट्राइब्स है वो बाकी इंडिया के लोगों से थोड़ा सा लेफ्ट आउट फील करते हैं। आप एथलीट्स देख लीजिए, आपको नॉर्थ ईस्ट के मिलेंगे। फीमेल बॉक्सर्स आप देख लीजिए, उन लोगों ने अगर भारत को अपना नहीं माना होता तो वो भारत का झंडा लेकर के इतने बड़े टूर्नामेंट्स में नहीं जाती। सोसाइटी में एक तबका वो भी है जहाँ पर सेक्स वर्कर्स की बच्चियों ने वही देखा है अपनी जनरेशंस को करते हुए। इस पॉडकास्ट को शुरू करने के पहले मैं चाहूँगा हमारी ऑडियंस पर्सपेक्टिव से सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि हु इज़ निखिल दवे, तो आप अपने आप को कैसे डिफाइन करोगे? मैं अगर अपने आप को देखूंगा तो मुझे लगता है कि एक नॉर्मल सा इंसान हूँ, जैसे सब होते हैं। अपना कोई काम करता है, हम घूमते हैं, हम खाते हैं। थोड़ा डिफरेंट ये है कि मैं थोड़ा आराम पसंद जीव हूँ और बहुत ज़्यादा वर्कोहलिक नहीं हूँ। मुझे सोना और मुझे खाना, मतलब खाना सोना और खाना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। और उसमें से अगर कुछ टाइम बच जाए सोने और खाने में से तो कुछ काम कर लेता हूँ। उस टाइप से आप मुझे जान सकते हो। जैसे कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करना मुझे अच्छा लगता है। जैसे मैं देख रहा हूँ आपका स्टूडियो बहुत सुंदर आपने सेटअप किया है, पेंटिंग्स अच्छी हैं, लेकिन वो नीचे क्यों रखी है ये समझ में नहीं आ रहा है। इसको ऊपर लगाओ आप, है ना। तो ये कुछ चीज़ें शायद आप कह सकते हो कि हम चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेते हैं। ऑब्जर्व सभी करते हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो शायद मैं उस तरह से उन चीज़ों को देख पाता हूँ। आपकी लाइफ स्टोरी क्या है? आपकी लाइफ स्टोरी में आपके साथ क्या क्या एक्सपीरियंसेस आपने फील किए फ्रॉम स्क्रैच टू नाउ? हम लोगों की फैमिली मिडिल क्लास फैमिली रही, सोशल फैमिली रही, सोशो पॉलिटिकल फैमिली रही। मेरी फैमिली बैकग्राउंड में पॉलिटिक्स एक सर्विस थी जो लगातार जनरेशन से चली आ रही थी, और वो बेसिकली वो लोग सर्विस ही करते थे। मैंने ऐसा देखा है कि घर के ऊपर कर्जा भी है और कर्जा लेकर के भी समाज का काम कर रहे हैं, तो शायद उस तरह से हम पले बड़े। केंद्रीय विद्यालय में मेरी पढ़ाई हुई, तो मैं तो सरकारों को नहीं कोस सकता हूँ क्योंकि बहुत कम फीस में 5 रुपये 15 रुपये की फ़ीस में मैं पढ़ा हूँ। और बस उसके बाद में पढ़ाई के बाद में ग्रेजुएशन, फिर हम निकलते गए। तो कुछ सोशल काम में, चूँकि फैमिली का एक अपना जिसको कहते हैं कि जेनेटिक गुण था ये शायद, तो अपना एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करना था सोसाइटी में। तो हम स्टूडेंट विंग के साथ में, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, स्टूडेंट यूनियन के साथ में काम करने लग गए। एबीपी में काम किया, फिर कुछ समय पॉलिटिकल फील्ड में काम किया बीजेपी के साथ में। एक समय के बाद में लगा कि शायद मैं अनफिट हूँ इस पूरे पॉलिटिकल सिस्टम के लिए, और पॉलिटिक्स का अपना एक पेस है, उतना पेस मेरा था नहीं। जैसे मैंने बताया ना कि मैं आराम पसंद आदमी हूँ, मैं उतनी गति से काम नहीं कर सकता हूँ शायद। तो अपना खुद का कुछ सोशल काम भी शुरू करना था। तो एक तो वो सेगमेंट है जहाँ हम सोसाइटी के लिए कुछ काम करते हैं। पर स्वाभाविक रूप से कि बहुत ज़्यादा, जैसे जब हम लोगों ने तय किया था शुरू में, जब सोसाइटी के मतलब जब ट्रस्ट का काम शुरू किया, ट्रस्ट बनाया, ट्रस्ट के साथ में कुछ सोशल काम शुरू किए, तो हम लोगों ने सोचा था कि हम सरकार से पैसा नहीं लेंगे, हम गवर्नमेंट फंड्स हम लोग नहीं लेंगे। जितना बनते कोशिश होगा कि हम टालेंगे, कोई कसम खा के तो नहीं बैठे हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम ना लें। और फॉरेन फंडिंग हम लोग नहीं लेंगे। वो करना था तो स्वाभाविक रूप से आपको अपना भी कुछ काम करना पड़ेगा, आपको अपने लिए भी कुछ कमाना पड़ेगा। आप कमाओगे तो आप लगा पाओगे। तो कुछ अपना एक बिजनेस सेटअप किया, कुछ ये किया। घूमने का, पढ़ने का थोड़ा शौक था, तो उसमें ज़्यादा लग गए। बाकी चीज़ें धीरे धीरे कम होती गई। एक पॉलिटिकल फैमिली से आप आते हो, पॉलिटिकल फैमिली के अंदर अपब्रिंगिंग कैसी होती है? जितना मैंने अपने दोस्तों से देखा है कि जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि आप अपने फैमिली से इतना ज़्यादा टच में नहीं रहते हो, क्योंकि आपके पापा मम्मी मोस्टली बाहर रहते हैं जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं। आपके साथ कैसा था, वो अपब्रिंगिंग कैसे हुई? नहीं, एक्चुअली ऐसा हुआ कि मेरे फादर मैनी ईयर्स बैक ही वॉज इनटू पॉलिटिक्स, लेकिन धीरे धीरे फिर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से वो उन सब चीज़ों से दूर हो गए। लेकिन बाकी जो फैमिली रही, जैसे मेरे काका रहे, मेरे दादा रहे, या अगर मैं मेरे माँ की साइड से देखूं तो नाना जी हुए, मामा हुए, ये सब लोग इन्वॉल्व थे। लेकिन शायद हम लोगों ने वो एक अलग दौर देखा पॉलिटिक्स का। वो वैसा टाइम था जहाँ वाकई में पॉलिटिक्स सोशल सर्विस थी, दे वर सर्विंग। जैसे कि मेरे परदादा के बारे में मैंने जो सुना है अपनी फैमिली से,
उस गांव के लोगों से, हम लोग रहने वाले थे बड़नगर के, 1500-1600 बीघा ज़मीन उनके पास में थी, वो बड़े अच्छे ज़मींदार थे, लेकिन जब सोसाइटी के काम में लग गए तो वो ज़मीन उन्होंने दान कर दी। ओके। और दान कर दी, उसके बाद में कभी ऐसा लाइफ में एक दौर आया स्ट्रगल का, तो घर में एक वक्त खाना बना, 2 वक्त का खाना भी नहीं था। तो वो एक ऐसा दौर था, या हम लोगों ने उस तरह की पॉलिटिक्स देखी है, जैसे मेरे नाना जी चुनाव लड़ते थे तो हर बार वो कर्जा लेकर के चुनाव लड़ते थे और फिर वो कर्जा चुकाते थे। वो दौर था जहाँ पैसा कमाना उद्देश्य नहीं था, अपनी जेब का पैसा लगा करके आदमी जो है वो राजनीति करता था। तो वो शायद हम लोगों के जीन्स में आ गया, इसलिए जो जैसा भी मैंने कहा ना कि हम लोगों ने सोचा कि सरकार से पैसा नहीं लेंगे, तो हम लोगों ने भी शायद इसीलिए वैसा ही देखा। और वही एक बड़ा कारण भी था कि जो हम अलग हो गए प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो में, हम अपने आप को अनफिट मानते हैं। एंड हाउ डू सी दी प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियोज, क्योंकि जब आप बात करते हो कि 30-40 साल पहले जो पॉलिटिक्स थी वो अलग थी, अभी में और तब में क्या चेंज आया है? 2 बड़े चेंजेस जो मैं फील करता हूँ। पॉलिटिक्स बीच में जो दौर आया वो बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज हो गया और ये बढ़ता गया, अभी भी बढ़ रहा है। जितना खर्चा बढ़ गया राजनीति में, उतना ही लोगों का कमाने का एक सोच बढ़ गया, क्योंकि उसको बने रहने के लिए खर्च करना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी हो गया वहाँ पर। और वो कमाने के जो भी रास्ते हो सकते थे, सही कहें गलत कहें जो कहें, वो रास्ते पर वो आदमी निकल जाता है। Okay. तो एक तो उसका जो कमर्शियल एंगल बढ़ गया, दूसरा नाउ इट हैज़ बिकम अ पावर गेम। अब आप पॉलिटिक्स, जैसे मेरे मन में एक सवाल था, हमने सोचा कि भाई हमको अगर समाज का काम करना है, हमको अगर सोशल सर्विस ही करनी है, देन ये कौन सा कंपल्शन है कि आप पॉलिटिक्स से ही करोगे? करेक्ट। आप अपना कोई एक एनजीओ बना करके कर सकते हो, या आप जो काम कर रहे हो, जैसे हम गांधी को मानते हैं, तो गांधी ने कहा कि आप जो काम कर रहे हैं वो देश के लिए कर रहे हैं, वो देश की आज़ादी के लिए कर रहे हैं। कोई आदमी झाड़ू लगा रहा है तो वो आज़ादी के लिए लगाए, कोई आदमी स्कूल में पढ़ा रहा है तो वो देश की आज़ादी के लिए पढ़ाए। तो ये अपने आप में एक बड़ी सोशल सर्विस है। तो हम कोई भी काम करें उसमें हम सोसाइटी का भला कर सकते हैं, उसके लिए हमको पॉलिटिकल सिस्टम में डायरेक्टली आने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अब वो पावर गेम हो गया, जैसे अब मुझे पावर चाहिए। और देखिए, एक ये हकीकत है कि ये ना मेरे मन का चस्का है। एक चस्का हमारे यहाँ मालवा में शब्द होता है ना, खुजाल कह लो उसको, चस्का कह लो, जो भी कह लो, कि मुझे 4 लोग देखें, 4 लोग नमस्ते करें, इसलिए मैं नेतागिरी कर रहा हूँ। और अब वो धीरे धीरे सिनेरियो जब बदलता जा रहा है, तो मुझे लगता है कि ठीक है, पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, अच्छा है, आना भी चाहिए, लेकिन क्रेडिबिलिटी ऑफ अ पॉलिटिशियन वो ज़ीरो हो गया है। Okay. पॉलिटिशियन की जो क्रेडिबिलिटी कभी हुआ करती थी कि एक नेता की आवाज़ पर हिंदुस्तान में ऐसा हुआ कि लोगों ने एक टाइम खाना खाया, सोमवार का उपवास हमारे यहाँ शास्त्री जी के आह्वान पर शुरू हुआ था। फिर आह्वान हुआ तो हमारे देश के कई महिलाओं ने अपने मंगलसूत्र तक दान दे दिए, या सोना दे दिया, ज़मीनें दे दी। जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ, चीन से युद्ध हुआ, उस समय कभी ऐसा भी लगता है कि वो व्यक्ति इतना पावरफुल ना हो जाए कि दूसरे लोगों को इनसिक्योरिटी होने लग जाए, तो भी बदल रहे हैं। तो ओवरऑल हम देखें अगर, तो यहाँ क्रेडिबिलिटी इशू जो है वो बहुत बड़ा हो गया है, ऐसा मुझे लगता है। और ये बहुत ही खतरनाक है, हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं। आम आदमी को अगर हकीकत में देखा जाए तो उसको उसके विधायक, सांसद, पार्षद से कोई मतलब नहीं रह गया है, वो शायद उसको जानता भी नहीं है। करेक्ट। और ठीक है, कई मायनों में ये चीज़ अच्छी भी है, लेकिन इस मायने में बुरी भी है कि जो एक नेता का जो रोल होना चाहिए, जो एक लीडर का रोल होना चाहिए, वो रोल धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। लीडर हैज़ नाउ बिकम अ, आप कह लीजिए कि उसको थोड़ा सा वो मैनेजर हो गया है ना, वो लीडर नहीं रहा है, या वो एक सिर्फ एक पोजीशन होकर के रह गई है। अब वो लीडर नहीं है, वो कोई पोस्ट होल्डर है, मतलब वो विधायक है या वो सांसद है, वो नेता नहीं है। तो ये शायद एक बड़ा चेंज आया है। आपको लगता है कि मोदी जी और बीजेपी गवर्नमेंट नेक्स्ट 2-3 डिकेड्स के लिए पावर में रह सकते हैं? देखिए, हिंदुस्तान की जनता का ना कोई हिसाब नहीं है। इतने बड़े बहुमत से राजीव गांधी 84 में प्रधानमंत्री बने थे, इंदिरा जी की डेथ के बाद में, और 5 साल में वो सरकार चली गई थी। किसी ने उम्मीद नहीं करी थी कि 2004 में अटल जी की सरकार चली जाएगी, लेकिन वो सरकार चली गई। एक दौर था जब लोग कहते थे कि इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। वो इंदिरा जी नहीं रही, उनकी सरकार भी गई। लेकिन फिलहाल में अगर हम ऐसे देखें तो शायद ऐसा लगता है कि देश अभी जिस दौर से गुजर रहा है, इस दौर में एक मोदी जैसी लीडरशिप ज़रूरी है। हमने 10 साल, मनमोहन सिंह जी बहुत अच्छे व्यक्ति, एक
पढ़े लिखे व्यक्ति थे, बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट हम उनको मान सकते हैं, लेकिन एज अ लीडर हम अगर देखेंगे तो फिर वही बात आती है कि वो एक प्रधानमंत्री थे, वो लीडर नहीं थे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी में लोग अपना वो लीडर देखते हैं, और अभी शायद देश को इस लीडरशिप की ज़रूरत है। इसके अपने कुछ मतलब हमारी भी बहुत सारी असहमतियाँ होती हैं, लेकिन जब हम दूसरों से तुलना करते हैं तो निश्चित रूप से ये कहीं बेहतर। व्हाट डू यू फील अबाउट दी कांग्रेस, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस दिख रहा है बैकफुट पे, तो उसके ऊपर आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस तो शायद अपने कर्मों को भोग रही है। कांग्रेस के साथ में जो सबसे बड़ा पॉजिटिव होता है खुद के लिए, वही सोसाइटी के लिए नेगेटिव हो जाता है। कांग्रेस कहती है कि हम गांधी परिवार के बिना नहीं चल सकते हैं, देश कहता है कि हम गांधी परिवार को नहीं चाहते हैं। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है कांग्रेस में, ये शायद कांग्रेस को खत्म कर। दूसरा कि कांग्रेस को ये सोचना चाहिए कि उसके पास में आज भी मेरे ख्याल से 25-30%, 35% तक वोट तो है, उसके पास इतना वोट परसेंटेज है, लेकिन उसके बावजूद वो क्यों नहीं सरवाइव कर पा रही? वो अपने मुद्दों को बताने में अक्षम रही। आप टीवी डिबेट्स में या आप रैलियों में महंगाई या बेरोजगारी, जो अभी चुनाव में आप मुद्दा बना रहे हैं, ये सारे मुद्दे आप टीवी चैनल्स में बहस में तो आप बनाते हैं, क्यों आप इन मुद्दों को लेकर के कभी सड़कों पर प्रोटेस्ट नहीं करते हैं? और क्या बेरोजगारी या रोजगार देना क्या इन 10 सालों की सरकार का ही काम रहा? आपकी सरकारों ने क्या किया? ठीक है, आप बोलते हैं कि सरकारी इंस्टीट्यूशंस खत्म किए गए, क्या कांग्रेस ने धीरे धीरे करके सरकारी इंस्टीट्यूशंस को नहीं मारा? आपने BSNL देखा, आपने रेलवेज की स्थिति देखी है, धीरे धीरे करके आपने भी तो वही किया था। तो आज शायद आप अपने कर्म भोग रहे हो। चुनाव में हार जीत होती रहती है, लेकिन आप अगर जनता के मुद्दों को लेकर के सड़क पर उतरते हैं और छोटे स्तर पर उतरते हैं, एक देश में एक भारत जोड़ो यात्रा करने से काम नहीं होता ना। आपको हर गली मोहल्ले में उस तरह के लोग खड़े करना पड़ेंगे। अगर आप वो नहीं कर पाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस का कोई बहुत अच्छा भविष्य होने वाला। डू यू फील लाइक कि भारत जोड़ो यात्रा जैसे मूवमेंट्स का एक इम्पैक्ट पड़ सकता है इंडियन सोसाइटी पर? 100% देखिए, मतलब हिंदुस्तान की जो जनता है ना, वो बहुत कई मामलों में भोली है। हमारे यहाँ जनता बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं होती है किसी चीज़ को लेकर के। स्वाभाविक रूप से कोई आदमी अगर सड़क पर निकलता है और कुछ बातों को करता है, तो आप निकल जाइए किसी मोहल्ले में, 4 नए दोस्त तो आपको भी मिल जाएंगे। अगर 1000 लोग हैं तो 1000 में से 1 या 2 तो आपकी बात से भी सहमत हो जाएंगे। तो कुछ तो फर्क भारत जोड़ो यात्रा का पड़ेगा। अब वो रिमार्केबल फर्क होगा कि नहीं होगा, कि नेग्लिजिबल होगा, ये चीज़ तो अब शायद लगता है चुनाव बाद ही पता लगेगी। व्हाट डू यू फील अबाउट दिस कि जब कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा जैसे इनिशिएटिव्स लेके आती है, और उसकी दूसरी साइड अगर हम देखें तो बीजेपी के अंदर कई सारे बड़े पॉलिटिशियंस जो कांग्रेस के थे वो बीजेपी में स्विच कर लेते हैं, फिर नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड हुआ, उससे एक अलग सोशल मीडिया पे हाइप बनी। डू यू फील लाइक कि कांग्रेस को कम या कमज़ोर करने के लिए भी ये टैक्टिक्स भी उसके अगेंस्ट में काम करती है? नहीं, निश्चित रूप से ये तो खैर एक बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि अगर आप देखेंगे तो एक साइकोलॉजिकल गेम होता है ना। देखिए कि जब सामने वाला कमज़ोर है तो आप उसके ऊपर और अधिक वार करते हैं, है ना। उसका एक एक शक्ति आप छीनते हैं, उसको अलग अलग मोर्चों पर नुकसान पहुंचाते हैं। तो साइकोलॉजिकली उसको नुकसान तो होता है। वो नुकसान कांग्रेस को होगा ही, जो बहुत सारे लीडर्स के जाने से हुआ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ में जो एक सबसे बड़ी चीज़ है कि वो व्यक्ति, ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति आम भारतीयों में बहुत रहा है। उसने समाज की उस नब्ज को देखा है, समझा है, और इसलिए उन्हें पता है कि कब कहाँ क्या करना है। मोदी जी के साथ में, मोदी जी के एक्शंस के साथ में आप उनके समर्थक हो सकते हैं, आप उनके विरोधी हो सकते हैं, आप उनके विचारधारा के समर्थक या विरोधी हो सकते हैं, लेकिन मोदी जी की टाइमिंग और उसके परफेक्शन को लेकर के मुझे नहीं लगता कि कोई उस पर सवाल उठा सकता है। वो व्यक्ति 10 साल से प्राइम मिनिस्टर है। कंटेंट क्रिएटर्स का को बुलाना, उनको एक स्टेज पर लाना, आप उसकी टाइमिंग समझिए। वो टाइमिंग इलेक्शन के ठीक पहले है। और ये वो दौर है चुनाव का जो गर्मी की छुट्टियां हैं, जो यूथ है वो अपने कॉलेज में नहीं है, उसका टाइम ज़्यादा से ज़्यादा अभी सोशल मीडिया पर जाना है। करेक्ट। तो निश्चित रूप से उन कंटेंट क्रिएटर्स को इकट्ठा करना, उनसे बात करना, उनको अपनी आइडियोलॉजी की तरफ जोड़ना, और ये कोई गलत तो नहीं है। हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो अपनी आइडियोलॉजी से आम लोगों को जोड़े। ये काम अगर
मोदी जी करते हैं तो भी सही है, राहुल गांधी करते हैं तो भी सही है, अखिलेश यादव करते हैं तो भी सही है, लेकिन कौन परफेक्टली उस चीज़ को कर लेता है और कौन लोगों को कन्विंस कर लेता है, इस बात का सबसे ज़्यादा जोर होता है। तो उसमें मुझे लगता है कि मोदी जी जो कर रहे हैं वो कोई गलत नहीं कर रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट योर ट्रैवल एक्सपीरियंसेस, उनके बारे में बताइए, क्योंकि आपने देश के अलग अलग कोनों को अलग अलग अप्रोच से घुमा है, या यूँ कहे कि आपने अलग अलग कम्युनिटीज़ के साथ काफ़ी समय बताया है। तो सबसे पहले उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, क्या क्या एक्सपीरियंसेस आपके रहे? पता नहीं ना, मुझे ऐसा था कि बचपन में मैंने ऐसा सोचा था कि कुछ बहुत ही वियर्ड सा थॉट था ये, कि मुझे एक बार, जिसको हम घुमंतू कहते हैं, जो घूमने वाली जो प्रजातियां होती है, बंजारा जिसको हम कहते हैं, उनके साथ रहना है। एक थॉट था कि मुझे किसी किन्नर के घर में रहना है। एक थॉट था कि मुझे किसी सेक्स वर्कर के घर में रहना है, या उसके साथ में बात करनी है। तो इस तरह के बहुत सारे वियर्ड कुछ ऐसे चैलेंजेस थे लाइफ में कि मुझे ये करना है, और ये क्यों करना है, इट हैज़ नो रीज़न, ऑनेस्टली इट हैज़ नो रीज़न। मैंने तो शायद आपकी तरह इस तरह से उसको रिकॉर्ड भी नहीं किया, क्योंकि जब किया था तब ये सब रिकॉर्ड वाला सिस्टम भी नहीं था उतना ज़्यादा। तो अब सोचते हैं कि कर लें कभी, अलग अलग एक्सपीरियंस लेना थे, क्योंकि मैं शुरू से शहर में पला बड़ा, शहर के लोगों के बीच में रहे हम, और हम लगातार इन लोगों को देखते थे। और एक पता नहीं, शायद हो सकता है उसको पूर्व जन्म का संस्कार कह लो, या आप कुछ भी कह सकते हो, एक स्वाभाविक सा सवाल मन में था कि भाई ये लोग भी रह रहे हैं, ये भी एक बड़ा वर्ग है, हजारों लाखों में इनकी भी पॉपुलेशन है, ये लोग कैसे रहते होंगे, कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे करते हैं। सेक्स वर्कर्स के बारे में जब हम सुनते हैं तो हम देखते हैं कि भाई ये तो बहुत ही एक सोसाइटी का वैसा हिस्सा है जिसके बारे में बात करना भी गुनाह है। तो शायद हमको उस जगह पर जा कर के देखना चाहिए जहाँ ये सारी चीज़ें होती हैं, ऐसा मन में लगता था। और स्वाभाविक रूप से वो उसका एक बड़ा कारण ये था कि जब हम सोसाइटी का काम करना चाह रहे हैं, जब हम समाज का काम करना चाह रहे हैं, तो हम समाज को उतना जाने। तो जैसे गडरियों का एक्सपीरियंस अगर हम कहें कि हम गडरियों के साथ रहे, तो मैं शुरू से शहर में रहा, कभी घूमने के लिए ऐसे जाते थे, तो बाहर खुले में टॉयलेट जाना या सुबह फ्रेश होने के लिए खुले में जाना, ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग होता था। लेकिन हम रहे, हमने देखा, तो वो चीज़ें हमको एक्सपीरियंस करने में आती है, हमको समझ में आता है कि ये लोग, ये इनका ये लाइफ साइकिल है, ये ऐसे ही जी रहे हैं। उनके बच्चों को ये पता ही नहीं कि स्कूल क्या होता है, उनके बच्चों को ये नहीं पता है कि वो किस गांव के रहने वाले हैं, उनके बच्चों को ये नहीं पता है कि क्या पढ़ने से हम इंजीनियर बनेंगे, क्या पढ़ने से हम डॉक्टर बनेंगे। तो एक वर्ग वो भी है सोसाइटी में, एक तबका वो भी है जहाँ पर बच्चियों ने, सेक्स वर्कर्स की बच्चियों ने वही देखा है अपनी जनरेशन्स को करते हुए। आप तो मनासा के रहने वाले हैं, आपने भी आसपास देखा होगा कि बच्चियों ने देखा ही वो है। उनके लिए वो इट इज़ एज नॉर्मल एज कि जैसे किसान का बेटा किसान है, उन्होंने उसको प्रोफेशन की तरह ले लिया है। हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग भी हैं। हमारी सोसाइटी में वो लोग भी हैं जिनके लिए मतलब जो शायद इतना अपनी सोसाइटी, अपने कल्चर से, अपने ट्रेडिशन से इतना लगाव रखते हैं कि उनके लिए कुत्ता मारना बहुत बड़ा गुनाह है, और उस कुत्ते को जिसने मारा है उस इंसान को मार सकते हैं बदला लेने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है हमारी सोसाइटी में, हर तरह के लोग हैं। और मुझे लगता है कि जब आप लाइफ को समझना चाहते हैं ना, तो लाइफ को समझने के लिए आपको इस तरह की चीज़ों में अपने आप को खोजना चाहिए। आप जैसे, एक मेरे मन में कल्पना थी, आपके यहाँ भानपुरा के पास में मैं रहा, कि किसी सन्यासी के साथ में कुछ दिन रहना है। भाई वो कौन लोग होते होंगे जो अपना घर बार छोड़ देते हैं, जिसने अपने जिंदा माँ बाप का पिंडदान कर दिया, वो उसका अपना एक कहाँ से वो शक्ति लाता होगा। करेक्ट। और उसके साथ में आप जब कुछ रहते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ जानते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती है। तो ये 100% ये स्वान सुखाए है। हम जब अपने आप को खोजने की या अपने आप को हम जानने की कोशिश करते हैं, तो हम अलग अलग लोगों में से उन चीज़ों को जान पाते हैं। हम किसी भी रिलेशन से ही जानते हैं ना, किसी को भी हम व्हाट इज़ रिलेशन, अगर जैसे कोई हमसे बोलता है तो रिलेशन वही है जहाँ हम अपने आप को जान पाते हैं, वही रिलेशन है ना। मेरा आपसे क्या संबंध है, उससे मुझे बहुत सारी मेरे बारे में चीज़ें पता लगेगी। राइट। मेरा इस काम से क्या संबंध है, उस काम से मैं अपने आप को काफ़ी जान पाऊंगा कि मेरे अंदर ये स्किल्स है, ये नहीं है। करेक्ट। तो
यही एक तरीका मुझे ऐसा लगा कि हम जब अलग अलग कम्युनिटीज़ में जाते हैं, हम उनको देखते हैं, उनका लाइफ भी हम देखते हैं कितना अच्छा है, कितना चैलेंजिंग है, कितना डिफ़िकल्ट है, भगवान ने हमको क्या दिया क्या नहीं दिया, इन सब के बीच में हम कहाँ हैं, हम मतलब मैं अपने आप को उसमें जान पाता हूँ। शायद इसलिए मुझे वो शौक हुआ होगा। और कौन कौन से ट्राइब्स के साथ अपना टाइम बिताया? हम लोग बहुत सारे, मैं जैसे नॉर्थ ईस्ट की कुछ ट्राइब्स के साथ में हम रहे, चाहे वो हेड हंटर्स हों, चाहे अलोंग हों, नागालैंड की कुछ ट्राइब्स हैं उनके साथ में रहे। फिर राजस्थान के, जैसे हम उनको ट्राइब नहीं मानना चाहिए, वो एक स्पेशल जैसे कम्युनिटी होती है, आपने वो सुना होगा पधारो हमारा देश, और वो जो गाते रहते हैं जैसलमेर के किले में या कहीं आपने देखा होगा, वो जो कम्युनिटीज़ हैं उन कम्युनिटीज़ के साथ में हम रहे। तो उनका एक एक गांव में, वो पूरे गांव में 300-400 लोग म्यूज़िक में जुड़े हुए हैं, पूरा गांव म्यूज़िक सीख रहा है, पूरा गांव गाता है, पूरा गांव जो है वो संगीत बजाता है। आप कल्पना करिए कि वो कितना खूबसूरत होगा कि जहाँ हर घर में जब बच्चा पैदा होता है तो वो या तो कुछ सारंगी बजा रहा होता है, या हारमोनियम पेटी बजा रहा होता है, या उसको गाना सिखाया जा रहा होता है, या ढोलक सिखाया जा रहा होता है। तो इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस, जैसे इनके साथ में हम लोग रहे। फिर कुछ हमारे यहाँ के जो आप जैसे देख लीजिए धार है, झाबुआ है, यहाँ आसपास की चीज़ें हो गई, वो देखने में आती हैं, वो बड़ी खूबसूरत है। कुछ गुजरात के कुछ ऐसे ट्राइब्स हैं, राजस्थान के कुछ वो ट्राइब्स जो पानी के लिए भटक रहे हैं। अब तो खैर बहुत चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन आप कल्पना करिए कि वो एक मटका पानी में जो है आदमी 3-4 लोगों का परिवार जो है वो सब करना है उसको। उस एक मटके 2 मटके पानी में उसको नहाना धोना भी है, उसको खाना भी पकाना है, उसको पीना भी है, उसको सब करना है। तो ये कुछ एक्सपीरियंसेस जो है वो शायद लाइफ में हमने ऐसे देखे, तो जहाँ हम आज जहाँ हैं शायद उन एक्सपीरियंसेस की वजह से। निखिल भैया, मुझे इसको एक इस तरह से देखना है कि जैसे हम लोग जो सिटीज़ के अंदर हम एक्सप्लोर करते हैं, लाइफ देखते हैं, वहीं दूसरी ओर जो ट्राइब्स है या जो ऐसी कम्युनिटीज़ है जो गाँव के अंदर, या घुमक्कड़ कम्युनिटी हो गई जो अलग अलग स्टेट अलग अलग गाँव घूमती है, उनकी लाइफ में और हमारी लाइफ में कितना डिफरेंस है, और वो कम्युनिटीज़ लाइफ को किस अप्रोच से, किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखती है। मुझे लगता है कि ना जो एक बड़ा चेंज आया, जो शायद आप कह लीजिए कि कैपिटलिज्म की देन है या उसकी वजह से उपजे हुए कंज्यूमरिज्म की देन है, कि हम ना दुनिया ने डेवलपमेंट का नज़रिया बदल दिया है ना। हमने डेवलपमेंट किसको मान लिया? सैलरी को, घर को, सड़कों को, है ना, टावर्स को, या टेक्नोलॉजी को। इन सब में आप बताइए ह्यूमन कहाँ है? इंसान कहीं है क्या? डेवलपमेंट की जो हमारी पूरी अवधारणा है उसमें इंसान कहाँ है? इंसान की सैलरी, इंसान का घर, इंसान का रहन सहन, इंसान का पहनावा, ये सब कुछ है, जो कुछ है इंसान का है, लेकिन इंसान उसमें कहीं नहीं है। ह्यूमन डेवलपमेंट तो उसमें कहीं है ही नहीं। ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब क्या? उसका एकेडमिक डेवलपमेंट शायद, या उसका कुछ स्किल्स का डेवलपमेंट। हमने उसको काफ़ी हद तक ये मान लिया कि भाई ये IITian है, ये IIM पढ़ा है, ये UPSC क्रैक किया है, या ये किसी बड़ी पोजीशन पर है, या ये एक अच्छा सितार वादक है, ये एक अच्छा गायक है, या अच्छा हॉकी खेलता है, या अच्छा क्रिकेट खेलता है। तो हमने वो मान लिया, उसके स्किल्स को मान लिया। लेकिन एज ए ह्यूमन जो शायद लगता है कि वो दूसरे ह्यूमन के लिए कितना हम्बल है, कितना ऑनेस्ट है, ठीक है, इन सब चीज़ों पर कोई बात नहीं हो रही है। तो शहरों में जो एक यूनिफॉर्मिटी आई है डेवलपमेंट की, अब वो धीरे धीरे गांव तरफ जा रही है। आप देखिए कि गांव से जो बच्चा, जिसके पिताजी की एक अच्छी खासी खेती होती है, उसका पिताजी उसको पढ़ने के लिए शहर भेजते हैं, ठीक है, वो बच्चा चाहे तो वापस पढ़ लिख करके भी खेती करने जा सकता है, लेकिन वो नहीं जाना चाहता है। क्यों नहीं जाना चाहता है? कि गांव में जाकर के ये बोलूँगा कि कॉलेज पढ़ के खेती कर रहा हूँ। करेक्ट। इसका मतलब आपने मान लिया कि खेती करना जो है वो उन लोगों का काम है जो गांव में ही रहते हैं, पढ़ते लिखते नहीं है। करेक्ट। ये इसको आप डेवलपमेंट कहेंगे? तो हमने ये एक पैटर्न डेवलप करने की कोशिश करी। ये पैटर्न शायद कैपिटलिज्म का होगा, कंज्यूमरिज्म का होगा, लेकिन ओवरऑल जब हम सोसाइटी की बात करेंगे तो ये अच्छा नहीं है। और इसका प्रभाव, ये जो शहरों का जो प्रभाव है, ये अब धीरे धीरे गांव में जाते जा रहा है। जैसे कि
गांव में कोई बहुत ज़्यादा नीड नहीं होती थी लोगों को कि भाई वो एसी लगाएं, है ना, कोई इतना भी ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो गया था। करेक्ट। लेकिन हमने एसी लगा करके अब गांव में भी एसी की रिक्वायरमेंट जनरेट कर दी है। राइट। खुले घरों की जगह जो गांव में जो कच्चे घर बनते थे, खुले घर बनते थे, अब उनकी जगह हम वहाँ भी सीमेंट कंक्रीट के घर बना रहे हैं। और हम बोलते क्या है कि हमको लिपाई छपाई वाले लोग नहीं मिलते हैं, है ना। लेकिन वही गांव वाला 2 कमरे रखता है होम स्टे के नाम पर, जो अभी भी कच्चे हैं, उसके लिए उसको लिपाई छिपाई वाले लोग मिल जाते हैं। तो वो भी ये जान रहा है कि शहर से आदमी ये देखने के लिए आएगा, यहाँ रुकने के लिए आएगा इस कच्चे घर में, लेकिन अब मैं नहीं रहना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं शहरी होना चाहता हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज मुझे लगता है कि लगभग हर कम्युनिटी इससे गुजर रही है, और ये कई मायनों में बहुत घातक है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम सब एक हैं ये मानने के लिए ना, हमारे पास में जो आत्मा तत्व है वो पर्याप्त है। उसके अलावा तो जो चीज़ें हैं वो अलग अलग हों तो उसमें बुराई नहीं है, वो होना भी चाहिए। थोड़ा कलरफुल होनी चाहिए ना दुनिया, कि एक पक्ष ऐसा भी है, एक ऐसा भी है, एक ऐसा भी है। हम अंदर से तो सब एक हैं ही, लेकिन हम बाहर से तो एक करते जा रहे हैं। अब हम जो यूनिफॉर्म सोसाइटी हम डेवलप करने की सोचता है जो भी लोग, वो बाहर से सब चीज़ों को एक करते जा रहा है कि दिखने में, आवरण में सब एक जैसे हो जाए, सब शहरी हो जाए, चमक दमक हो जाए, बड़ी बिल्डिंगें सब जगह हो जाए, सब अच्छा हो जाए। हाँ, लेकिन अंदर से अलग अलग रहें, है ना। वो जो एक दूसरे के प्रति जो ऑनेस्टी है, जो एक दूसरे के प्रति सम्मान सद्भाव का भाव है, वो ना हो। वहाँ जो है वो गला काट प्रतियोगिता हो, मेरे पड़ोसी से ही मेरी प्रतियोगिता है, मेरे भाई से मेरी प्रतियोगिता है। एक घर में 2 बच्चे हैं, उन 2 बच्चों में जो है ऐसी प्रतियोगिता है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। वो क्लास से शुरू हुई कंपटीशन, नंबर लाने वाली कंपटीशन धीरे धीरे बिजनेस में बढ़ जाती है। बिजनेस की वो कंपटीशन घर को अलग अलग कर देती है। तो हम किस तरह की सोसाइटी डेवलप कर रहे हैं, ये एक बड़ा चैलेंज है। तो मुझे लगता है कि हमको थोड़ा खोजना चाहिए, थोड़ा ठहर करके शांत दिमाग से सोचना चाहिए कि हम क्या सोच करके पढ़ने के लिए निकले थे, क्या सोच करके लिए हम व्यापार करने निकले थे, हम क्या सोच करके शहर आए थे। और कभी भी हम वैसे ना बन जाएं कि जहाँ से हम आए हैं हम उसको हिकारत से देखने लगे। ये नहीं होना चाहिए। जब आपने किसी ट्राइब के साथ या किसी कम्युनिटी के साथ एक्सपीरियंसेस लिए हैं, वो कोई कहानी सुनाओ या वो कोई स्टोरी बताओ कि उस पूरे एक्सपीरियंस में क्या हुआ। स्पेशली अगर मैं बात करूँ, जब आपने बताया म्यूज़िकल वाला, जहाँ पूरा गांव म्यूज़िक से कनेक्टेड है, उस गांव के अंदर आपके क्या ऑब्जर्वेशंस हैं? तो मैं तो ऐसा हुआ कि लिट चौक हुआ। लिट चौक के बाद में थकान मिटानी थी, तो मेरा भाई है प्रखर और एक मित्र है मारुति, हम तीनों ने सोचा कि हम जाते हैं। और मैं थोड़ा सा आस्तिक किस्म का आदमी हूँ, भगवान में थोड़ा, कई लोग बोलते हैं कि मैं अंधविश्वासी हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि मैं आस्तिक हूँ। तो मुझे भगवान को धन्यवाद भी देना था, तो हमने कहा कि श्रीनाथ जी को इस बार धन्यवाद दे करके आते हैं नाथद्वारा। ठीक है। तो हम गए उदयपुर। जब भी मैं जाता हूँ तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जहाँ भी जा रहा हूँ तो कुछ कम्युनिटीज़ से, कुछ लोगों से, स्थानीय लोगों से मिलना जुलना चाहिए। तो बात करी कुछ मित्रों से जो राजस्थान के रहने वाले थे, उन लोगों को कहा कि भाई मुझे कुछ ऐसी कम्युनिटी से मिलवा दीजिए जो कुछ डिफरेंट काम करती हैं। ठीक है। तो ये तो ध्यान में था कि ये लंगा और मंगनियार जो होते हैं ये लोग गाते हैं, और जैसलमेर और इधर हम लोगों ने सुना है, टीवी में खूब देखा है, तो इनसे मिलने की कोशिश करें। तो एक मित्र है, उन्होंने सब कुछ अरेंज किया। जोधपुर और बाड़मेर के बीच में इनका एक बडमोरा या ऐसा जागीर नाम था उस गाँव का, वहाँ हमको बोला कि आप जा कर के उनसे मिल सकते हो, उनके साथ आप रह सकते हो। अब हम गए तो वहाँ जा कर के देखा तो 300-400 घर का वो गांव होगा, और हर घर से 1 या 2 लोग संगीत में हैं, हर घर से। वहाँ के लोगों के पास में राशन कार्ड में उतनी एंट्री नहीं है। हमने देखा कि किसी के राशन कार्ड में उतनी एंट्री नहीं है राशन की, जितने उसके पासपोर्ट पे सील है। ओके। मतलब एक आदमी जिसके घर में शायद आप बोलोगे कि शहरी भाषा में अगर हम बोलें कि उसका घर कैसे चलता होगा, वो 15-15, 20-20 देश घुमा हुआ है संगीत की प्रस्तुति देने के लिए। उस टैलेंट की कमी नहीं है। और हम तो पहले एक जैसा ही समझते थे कि मांगनियार भी वही, लांगा भी वही, एक जैसा गाते हैं, क्या अंतर होता है। लेकिन जब आप उनके साथ में रहते हो तो आपको समझ में आता है कि उनके सारंगी के तारों में अंतर है, उनके यजमानों में अंतर है, कि उनके यजमान, एक के यजमान जो है वो सिंधी मुसलमान है, एक के यजमान जो है वो राजपूत हैं, ये अंतर है। तो बहुत सारी इस तरह की चीज़ें जो है समझ में आती हैं।
इसके बाद में एक चीज़ जो और बहुत गंभीरता से ध्यान में आती है कि हम लोगों ने क्या किया है कि कई बार जो लोग टीवी पर दिखते हैं या जो लोग ज़्यादा फेमस हो गए हैं, हम उन लोगों को तो ज़्यादा एडमायर करते हैं, उन लोगों को हम ज़्यादा अप्रोच करते हैं, लेकिन उसी कम्युनिटी में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उनसे बेहतर होते हैं या उनके समकक्ष होते हैं, लेकिन वो कहीं छूट जाते हैं। ठीक है। हम उनको नहीं पहचान पाते हैं, हम उनको अप्रोच नहीं कर पाते हैं। तो जब आप किसी कम्युनिटी के साथ में जुड़ते हैं तो उस कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा सेगमेंट आपसे जुड़ता है, आपको वो सारे एस्पेक्ट्स देखने को मिलते हैं कि भाई उनका घर कैसे चल रहा है, इनमें ये जो परंपरा चल रही है, ये परंपरा में कौन किस हायरार्की में है ना, वो कैसे चलता आ रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जानने सीखने को मिलती हैं। हम लोग गए तो वहाँ ऐसे लोग थे जिन्होंने शायद सिखाया है, जो उनके उस्ताद थे, और वो उस्ताद ऐसे थे एक तो कि वो 30-35 देशों में वो घूम चुके हैं। वो आदमी 30-35 देश घूम चुका है, बड़ी बड़ी जगहों पर उन्होंने परफॉर्म कर लिया है, सब कुछ कर लिया है, लेकिन आज देश उनको नहीं जानता है। वो जब उनके फोटोग्राफ्स आप देखते हैं, जब आप उनकी बातें सुनते हैं, तो आपको लगता है कि, और इससे एक बहुत अच्छी चीज़ ये भी सीखने को मिलती है कि हम कितना ही हम कर लें, हम वापस अपने रूट्स के साथ में हैं। वो व्यक्ति आज अपने गांव में नए बच्चों को वो हुनर सिखा रहा है। वो शायद अगर चाहते तो कहीं बाहर बड़े शहर में सेटल हो सकते थे, बड़ी इंडस्ट्री में काम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने शायद ये चुना कि भाई मुझे अपने गांव में रहना है, वहाँ मुझे लोगों को सिखाना है, वहाँ मुझे तैयार करना है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें देखने सीखने को मिलती हैं। जब कोई अपने हुनर के अंदर या अपने टैलेंट के अंदर थोड़ा सा उसको स्केल करने की सोचता है तो जनरली वो शहर की तरफ जाने की सोचता है, और सबके अंदर एक हंगर बाय डिफॉल्ट रहती है कि पॉपुलर होने की, कि फैम चाहिए, ये सारी चीज़ें। वाई डू यू फील कि उन लोगों के अंदर वो हंगर क्यों स्ट्राइक नहीं करी और क्यों वो फिर भी रूट से कनेक्टेड है? हमको ना ये सोचना सीखना जानना पड़ेगा कि मैं ये कर रहा हूँ तो मैं क्यों कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मैंने कहा कि वो कम्युनिटी जो है वो संगीत से जुड़ी हुई है। ठीक है। तो कम्युनिटी संगीत से जुड़ी हुई है, वो गाते हैं, वो बजाते हैं, वो उनका रूटीन है। उस रूटीन को कुछ लोगों ने प्रोफेशन बना लिया। ठीक है। तो उससे उनकी अर्निंग उस पर डिपेंडेंट हो गई कि वो उससे कमाना चाहते हैं, वो सब कुछ चाहते हैं। लेकिन जिसने उस रूटीन को रूटीन जैसा ही लिया, उससे उसको फर्क नहीं पड़ेगा। भाई जैसे एक माँ जो है वो घर में खाना बनाती है, तो वो खाना बनाती है, वो उसका रूटीन है, खाना अच्छा भी बनता है, कभी रोटी जल भी जाएगी, कभी बहुत अच्छी बनेगी, लेकिन वो उसको लेकर के कभी वैसा नहीं सोचती कि मैं जो है वो रोज 10-20 लोगों को अपने घर बुलाऊं और मैं जो है एक किचन शुरू कर दूं, एक डार्क किचन शुरू कर दूं, एक छोटा सा रेस्टोरेंट शुरू कर दूं, जबकि वो काम वो बहुत अच्छे से करती है, लेकिन उसने उसको वैसे ही माना। उसी बीच कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको लगता है कि भाई मेरे अंदर ये हुनर है, मैं अच्छा खाना बनाता हूँ, तो क्यों नहीं मैं एक किचन स्टार्ट कर दूँ। तो कुछ लोग वैसा भी कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें ना आपके अपने काम के प्रति नज़रिए पर डिपेंड करती है कि आपका उसके प्रति नज़रिया क्या है। आप पॉडकास्ट कर रहे हो, आपने सोचा कि मुझे कुछ अच्छे लोगों को बुलाना है, तो आप बुलाते हो। आपका चैनल पॉपुलर चैनल है, आप लोगों को बुलाने के उनके पॉडकास्ट के आप पैसे भी ले सकते हो। तो ये आपने तय किया कि भाई मुझे उसको प्रोफेशनली करना है तो मैं पैसा लूँगा, और मुझे शौकिया करना है, अच्छे लोगों को बुलाना है तो मैं फ्री में ही बुला रहा हूँ। तो ये हमारा देखने का नज़रिया है, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। मुझे लगता है कि अगर मेरा कोई शौक़ है, मेरा अगर कोई स्किल है, मेरा अगर कोई ऐसा टैलेंट है, और अगर मैं उससे कुछ कमाता हूँ तो इट इज़ वेल इनफ, इसमें कोई बुराई नहीं है, होना भी चाहिए। बंजारा कम्युनिटी के साथ रहकर आपने क्या एक्सपीरियंस किया है? मुझे शायद वहाँ रहकर के ऐसा लगा कि हम लोगों को जो लाइफ है, और शायद हम लोग उस लाइफ के इतने आदी हो गए हैं कि हम उस मतलब हम कल्पना ही कर सकते हैं कि मैं 2 दिन 3 दिन मुझे वहाँ रहना है, और वो 3 दिन रहना और उनकी तरह रहना, ये वाकई में चैलेंजिंग है। कैसी लाइफ उनकी? आप ये सोचिए कि अगर कोई सुबह 3:30-4 बजे वो उठता है, और अगर ठंड का समय है, गर्मी का समय तो शायद थोड़ा और जल्दी, ठंड का समय है तो उतनी ही ठंड में उसको खुले में फ्रेशन अप होने जाना है, और उसके पास में 300-400 भेड़ हैं, उन भेड़ों की रात भर उसको रखवाली भी करनी है, और दिन में 10-12 किलोमीटर उसको पैदल चलना है अपने जानवरों के लिए चारा ढूंढने के लिए। कितनी चिलचिलाती धूप हो,
बारिश हो, आपको जाना है, हम्म, क्योंकि आप खुले में रहते हो, आपके पास स्टॉक नहीं है, राइट, आप चारा स्टॉक नहीं कर सकते हो, आप तो मूव कर रहे हो, हम्म, तो आपको तो रोज़ चारा ढूंढना ही है। और अगर महिलाएं हैं तो या बच्चे हैं तो आपको खाना बनाना है। अब बारिश होगी तो भी आपको खुले में खाना बनाना है, धूप होगी तो भी खुले में खाना बनाना है, हम्म, और ठंड होगी तो भी आपको खुले में खाना बनाना है, आपको Right. सोना भी उसी में है। तो ये लाइफ 2-3 दिन के लिए तो हमको बहुत अच्छी लग सकती है, फैसिनेटिंग लग सकती है कि हाँ ठीक है, लेकिन अगर आप पूरा लाइफ अपना वैसे गुजारने की आप सोचो कि आप साल में 8 महीने चल रहे हैं, हम्म, 4 महीने एक दिशा में बढ़ते हैं और 4 महीने उसी दिशा में वापस लौटते हैं, तो ये अपने आप में बहुत अजीब सा टास्क है। उन 8 महीनों में आपके गांव में, आपके घर में जो आपके रिश्तेदार हैं, उनके साथ कोई घटना दुर्घटना हो जाए, या इस बीच आपके ही साथ में कुछ रास्ते में घटना दुर्घटना हो जाए, तो आपको पता नहीं है कि कहाँ अस्पताल है, आपके लिए तो अनजान शहर है। राइट, तो ये डिफ़िकल्ट काम है, ये बड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन फिर वही देखने में आता है जैसे हमने कहा कि वो लोग उस लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, वो उसमें खुश हैं। एंड हाउ डू दे अर्न, मतलब सर्वाइवल कैसे चलता है? नहीं, सर्वाइवल ऐसा है कि ये बेसिकली ये चरवाहा है, ये भेड़ें किसी और की है, ओके, ये लोग भेड़ को चराने के लिए ले जाते हैं। ठीक है, तो राजस्थान में पानी नहीं है, पानी नहीं है तो घास नहीं है, इतना हरियाली नहीं है, तो भेड़ों को चराने के लिए जो मालिक है, भेड़ मालिक, वो आपको देता है और वो आपको उसका पैसा देता है। आप भेड़ों को ले जाते हैं, उसको चराते हैं, इसी बीच जो है वो भेड़ ऊन निकालती है, भेड़ के बाल निकाल करके आप ऊन उसकी बेचते हैं, वो पैसा भी मालिक को जाता है, सिर्फ आपका नहीं है। मतलब वो एक जॉब है। वो एक जॉब है जनरली जो लोग करते हैं। इसमें बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी खुद की भेड़ें हैं, तो कुछ लोग हो जाते हैं जो थोड़े, जिसको कहते हैं ना कि एंटरप्रेन्योरशिप जो सीख जाते हैं उसमें भी, कि अपनी भी 10-20 भेड़ें ले ली, फिर वो भेड़ें बढ़ जाएंगी तो मैं भी एक दिन भेड़ों का मालिक बन जाऊंगा, वैसे भी कुछ लोग होते हैं। लेकिन मोटे तौर पर अगर हम देखें तो वो लोग जो है वो जॉब कर रहे होते हैं किसी और के लिए, वो भेड़ मालिक कहीं और होता है, वो अपने घर में बैठा होता है और ये उसकी भेड़ चराने के लिए निकले। एंड हाउ डू दे सी लाइफ? वो क्या इंडियन पॉलिटिक्स हो गया या एजुकेशन हो गया, क्या इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जो अब आने वाली जो जनरेशन है, या जो लगभग हम लोगों की उम्र के जो लोग हैं, वो अपने बच्चों को लेकर के अब सोच रहे हैं। पॉलिटिक्स से उन लोगों का बहुत ज़्यादा जोर नहीं रहा। कभी जब आप उनसे बात करते हो तो आपको समझ में आता है कि ये लोग एक सेट पैटर्न में या किसी के कहने में, खास करके अपने जो मालिक रहे इनके, जिनकी भेड़ें लेकर के निकलते थे, गांव का इनका प्रभावशाली व्यक्ति, उसके कहने में ये लोग वोट डालते रहे होंगे, बशर्ते वोट के समय वो अपने गांव में हो, नहीं तो वोट डालने तो वो गांव नहीं जाएगा, ये बात तो तय है। और पढ़ाई इस कम्युनिटी में बहुत कम हुई। अब धीरे धीरे लोग जो है वो पढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। जो जब हम लोग थे साथ में तो एक बुजुर्ग व्यक्ति था, उनका बेटा वो पढ़ रहा था और अच्छा पढ़ रहा था। ठीक है, इस तरह से अब थोड़ा बदलाव तो आ रहा है। मूविंग ऑन टू सेक्स वर्कर्स के साथ जब आप रहे हो, तब आपने क्या एक्सपीरियंस किया है? क्या कहानियाँ होती है और उनकी लाइफस्टाइल कैसी होती है? एक तो अवेयरनेस की कमी बहुत बड़ी सोसाइटी में है, कि हमने पूरी तरह से अछूत मान लिया उस सेगमेंट को, और ठीक है जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, एथिकली आप कह सकते हो, मोरली आप कह सकते हो, आप उसको सही गलत ठहरा सकते हो, लेकिन उसकी जो आने वाली जनरेशन है, उसके जो बच्चे हैं, उसमें उनका कोई दोष नहीं है। हम एज ए सोसाइटी हम उन बच्चों को भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अब उसके ऊपर अपने बच्चे की भी जिम्मेदारी आ गई है, और दूसरा उसको कुछ पता नहीं है, तो उसके पास फिर उस नर्क में रहने के अलावा कोई दूसरा रास्ता बचता नहीं है। करेक्ट। और बच्चा भी जो है वो इस वजह से कई बार गलत रास्ते पर चले जाता है, वो क्राइम में चला जाएगा, वो इसी तरह के चीज़ों में लग जाएगा, या कुछ भी हो सकता है। तो ये एक बड़ा चैलेंज सोसाइटी के सामने है कि ठीक है, वो जो एक गलत चीज़ आप उसको सही मानते हो, गलत मानते हो, जो भी मानते हो, आप अगर उसको सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, एटलीस्ट उसको तो उससे दूर करो। अगर आपको लगता है कि ये गलत काम है, तो उस नेक्स्ट जनरेशन का तो कोई दोष नहीं है। एक दूसरा, कई बार मजबूरियां ओढ़ी हुई भी होती हैं। हम आदी हो गए हैं उस लाइफ स्टाइल के। ये कहना शायद मेरा बहुत सारे लोगों को ठीक नहीं लगेगा, लेकिन कुछ लोगों ने उसको भी एक प्रोफेशन की तरह उसी तरह से ले लिया है जैसे कि दूसरा प्रोफेशन है। कि भाई अगर मान लीजिए कि कोई एक किसी ऑफिस में क्लर्क है, तो वो क्लर्क ने मान लिया है कि मैं क्लर्क हूँ, ये मेरा जॉब है, आज यहाँ हूँ, कल वहाँ हूँ, परसों वहाँ हूँ। ठीक है। कुछ लोगों ने उसको वैसे भी ले लिया है। कुछ लोग 100% ये बात सही है कि बहुत बड़ा नंबर, मैक्सिमम नंबर वो होगा जो मजबूरी में ये सब काम कर रहा है,
और उसको शायद निकलने का रास्ता नहीं मिला, इसलिए वो ये कर रहा है। लेकिन एक नंबर वो भी है जो मजबूरी में ये काम नहीं कर रहा है, या अगर मजबूरी में कर रहा था तो उसको निकलने का रास्ता मिला, लेकिन वो निकलना नहीं चाहा उसने, उसने वही काम को फिर कंटिन्यू किया, उसी काम को चुना। तो ये एक गलत मतलब जिसको एक मानव सभ्यता के लिए एक मानना चाहिए कि वो ठीक बात नहीं है। कंटिन्यूइंग टू ट्रैवल एक्सपीरियंस, आपने नॉर्थ ईस्ट वाला बेल्ट भी काफ़ी घुमा है। नॉर्थ ईस्ट में करंट में सिचुएशन क्या है? और ये मैं आपसे इसलिए भी जानना चाहता हूँ क्योंकि जब हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट की तो ऐसे एक्सपीरियंसेस सुनने को आते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं या जनरली जो वहाँ के ट्राइब्स है वो बाकी इंडिया के लोगों से थोड़ा सा लेफ्ट आउट फील करते हैं। वहाँ की एक्चुअल सिचुएशन आपने क्या एक्सपीरियंस की है? कि बहुत सालों तक नॉर्थ ईस्ट को हमने अलग माना। मैं जब भी नॉर्थ ईस्ट की बात आती है मैं सब जगह एक बात बोलता हूँ कि हमने कितना हमको शायद सेवन सिस्टर्स की राजधानियाँ नहीं पता होंगी। एक आम हिंदुस्तानी जो है वो बोलते क्या तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, महाराष्ट्र की मुंबई है, हरियाणा की चंडीगढ़ है, लेकिन आप उससे पूछिए कि भाई अरुणाचल की राजधानी क्या है, वो नहीं बता पाता है। आप उससे पूछिए मिजोरम की राजधानी क्या है, वो नहीं बता पाता है। तो हम लोगों ने भी नॉर्थ ईस्ट के साथ में थोड़ा तो कुछ सालों तक शायद वैसा व्यवहार किया कि ये हमसे दूर है, ये हमसे अलग है, या ये नहीं कहना चाहिए ये हमसे दूर है, ऐसा शायद हमने उनको मानते रहे। और उनका बनाव मतलब उनका दिखना, उनका रहन सहन ये थोड़ा हमसे और अलग था। जो मेनलैंड इंडिया जिसको आप कह लो, मैदानी भारत कह लो आप उसको, जो उससे थोड़ा अलग था, तो हमको और अजीब लगने लगा। फिर हम लोगों ने जब ये लोग दिल्ली आए, मुंबई आए, बड़े शहरों में काम के लिए आए, तो हम लोगों ने उनको चिंकी, चीनी, नेपाली ये सब बोलना भी हमारे यहाँ खूब हुआ। हम चिल्लाते भी रहे लोगों को। तो थोड़ा तो कुछ मन में किसी के भी आएगा, भाई आप मनासा से इंदौर आए हो और कोई आपको बोले कि नीमच वाले, गांव वाले, ऐसे वाले, तुम छोटे शहर के आ गए, कहाँ से उठ के आ गए, तो आपको भी थोड़ा तो लगेगा ही ना। ये लगना बहुत स्वाभाविक सी बात है। करेक्ट। तो कुछ कमी हमारी जो बाकी भारत का हिस्सा है उसकी भी रही, और दूसरा कि सरकारों ने भी शायद उतना ध्यान नहीं दिया। डेवलपमेंट के नाम पर वहाँ कोई काम नहीं हुआ। आप सोचिए कि सालों साल सड़कें नहीं बन पाती हैं, बिजली पानी नहीं पहुँच पाता है, अगर कोई मुसीबत आ जाए, बीमार हो जाए कोई, तो उसके उपचार की कोई व्यवस्था नहीं है। तो इस सारी चीज़ों को लेकर के जब आप देखेंगे, जब आप सोचेंगे, तो आपको लगेगा कि भाई थोड़ी उनमें गुस्सा होना स्वाभाविक था। ठीक है। उस गुस्से को जोर दिया कुछ बाहर की ताकतों ने, कुछ विदेशी ताकतों ने। वहाँ ऐसे सेपरेटिस्ट ग्रुप्स तैयार किए गए जिसको जब आप सोचेंगे कि ये सब क्यों हुआ, तो कि गुस्से को थोड़ा उबाला जाए, थोड़ा बढ़ाया जाए ताकि देश से अलग हो जाए वो हिस्सा। ये इसमें 100% ये बात तो तय मानिए कि आप जब नॉर्थ ईस्ट घूमेंगे, जब आप नॉर्थ ईस्ट के बारे में देखेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि इसमें कुछ ना कुछ तो विदेशी हाथ रहा होगा। और वो किसी भी तरह से हो सकता है। ठीक है। पॉलिटिकली हो सकता है, फाइनेंशियली हो सकता है, रिलीजियसली हो सकता है, कुछ ना कुछ उसमें हर तरह का पुट होगा। लेकिन पिछले 7-8 सालों में जो वहाँ के ही लोग बताते हैं और जो हमने एक्सपीरियंस किया वहाँ जाने के बाद में, बड़ा चेंज है। ठीक है। बड़ा चेंज इन द सेंस कि इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत अच्छा डेवलपमेंट, सड़कें बन रही हैं और लोगों को काम मिल रहा है। लोगों को काम मिल रहा है तो लोग अपने आप को कनेक्टेड मान रहे हैं कि भाई चलो हम भी वैसे ही हैं जैसे दूसरे लोग रहते हैं, क्योंकि अब सोशल मीडिया का ज़माना है। अब दिल्ली का आदमी हैदराबाद में क्या हो रहा है देख रहा है, करेक्ट। त्रिपुरा का आदमी देख रहा है गुजरात में क्या हो रहा है, वो इम्फाल का आदमी देख रहा है इंदौर में क्या हो रहा है। तो अब सबको सब पता लग रहा है। तो उसको भी अब लग रहा है कि हम उस मेन स्ट्रीम से जुड़ रहे हैं जो मेन स्ट्रीम भारत की एक दिखती है। और उस बदलाव में लोग, आप देखिए, हम कितना ही कहें, आपकी महिलाओं की फुटबॉल टीम आप देखिए, अधिकतर खिलाड़ी नॉर्थ ईस्ट के। आप एथलीट्स देख लीजिए, आपको नॉर्थ ईस्ट के मिलेंगे। करेक्ट। तो ऐसा नहीं है, आपके बॉक्सर्स, फीमेल बॉक्सर्स आप देख लीजिए, वो आपको नॉर्थ ईस्ट से निकली हुई है। तो ऐसा नहीं है, वो उन लोगों ने अगर भारत को अपना नहीं माना होता तो वो भारत का झंडा लेकर के इतने बड़े टूर्नामेंट्स में नहीं जाती। वो जीत करके आने पर
वैसी खुशी नहीं मनाती जैसा पूरा देश मना रहा था। तो ऐसा नहीं है, उन लोगों ने भी उतना उसको एक्सेप्ट किया है। पिछली सरकारों की या कुछ बीते सालों की गलतियों को अगर हम सुधारने का मौका अगर मिलता है अभी, तो 100% वो अच्छा। दूसरा, वहाँ का ट्राइब इतना कमिटेड है कि वो अगर एक बार, मुझे ऐसा लगता है कि वो अगर एक बार कहीं जुड़ता है तो बड़े मन से जुड़ता है। ओके। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग अलग होना चाहते हैं या कुछ वो है। ठीक है, कुछ समय के लिए वो कुछ उस तरह के लोग हावी रहे होंगे, लेकिन अभी तो ऐसा सिनेरियो नहीं लगता है। जब हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, तो आपने बताया था कि ट्राइब्स की फीमेल ज़्यादा एम्पावर्ड है कंपैरेटिवली टू दिस जो सिटी के फीमेल्स हैं। वो स्टोरी में चाहता हूँ, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। व्हाई डू यू फील लाइक दिस? मुझे ऐसा इसलिए लगता है कि हमारे यहाँ ना हमको तैयार करना पड़ा महिलाओं को कि भाई तुम पढ़ो, तुम जॉब करो, तुमको काम करना है, तुमको मतलब तुम भी अर्न कर सकते हो। बोलना नहीं चाहिए, लोग ऑफेंड हो जाते हैं कि उस चीज़ के लिए उनको रिजर्वेशंस भी चाहिए, है ना। लेकिन आप जब गांव में जा कर के देखिए, आप जब ट्राइब्स में जा कर के देखिए, तो गांव में, छोटे गांव में महिलाएं घरों से नहीं निकलती थी। ये ठीक है, ये बात कई मायने में सही भी है। लेकिन वो जो महिला घर से नहीं निकलती थी ना, वो भी अपने खेत का पूरा काम कर लेती थी। उसको बीज लगाने से लेकर के तो फसल कटाई तक का, फसल सफाई तक का उसको पूरा काम आता था। तो वो एम्पावर्ड थी। उसके साथ में चैलेंज ये था कि वो मेन स्ट्रीम से नहीं जुड़ पा रही। करेक्ट। वो पर्दा प्रथा कह लीजिए, या वो ये कह लीजिए कि पुरुष हावी हो गया, जो भी आप कह लीजिए, वो एक सिस्टम रहा होगा। लेकिन ट्राइब्स में, जो कोर ट्राइब्स हैं, उसमें ऐसा नहीं था। वहाँ कोई पुरुष प्रधान ऐसा नहीं है। वो महिला अपना निर्णय खुद लेती है कि मुझे किससे शादी करनी है। आप कोई पुरुष उससे या उसके पिताजी उसकी ज़बरदस्ती शादी करवा दें, ऐसे केसेस बहुत मतलब आप उसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मान सकते हैं। ओके। महिलाएं शुरू से खुद तय कर रही हैं कि मुझे इससे शादी करनी है कि नहीं करनी है। वो महिला तय कर रही है कि भाई मुझे मायके जाना है तो जाना है, उसके लिए उसको परमिशन नहीं चाहिए। जो आम समस्या घरों में होती है कि भाई सासू जी से पूछना पड़ेगा, पति से पूछना पड़ेगा टाइप्स, वैसी समस्याएं वहाँ नहीं थी। तीसरा, हर काम में वो सक्षम थी। वो चाहे खेत का काम हो, वो चाहे पशुपालन का काम हो, भेड़ पाल रहे हैं, मुर्गी पाल रहे हैं, सुअर पाल रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, वो काम, सारा काम अकेली महिला कर सकती थी। तो वो एम्पावर्ड थी, वो अपने डिसीजंस ले रही थी, और अभी भी करती हैं। तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमने उनको इस मेन स्ट्रीम में नहीं देखा है। हमने उनको कॉलेज जाते हुए या बैंकों में जॉब करते हुए या किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में जॉब करते हुए हमने नहीं देखा है। लेकिन वो अपने काम में बहुत बेहतर है। वो घर का काम भी उतना ही कुशलता से करती है जितना कि वो अपना खेती या पशुपालन का या दूसरा जो इस तरह का काम है वो करती है। वो बाजार जाती है, अकेली जाती है, और बाजार से सामान भी खरीद करके ले आती है। तो ऐसा नहीं था कि वो कहीं कमज़ोर है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो महिलाएं दे आर मोर एम्पावर्ड। उनको शायद मेन स्ट्रीम से जोड़ने में लेट हो रहा है, या लेट हो गए हम लोग, नहीं तो वो ज़्यादा कुशल थी। सबसे ज़्यादा वियर्डेस्ट चीज़ आपने क्या देखी है जब आपने ट्रैवल किया और कम्युनिटीज़ के साथ में रहे हो? दो चीज़ें जो मुझे बहुत अजीब लगी, और दोनों ही चीज़ें नॉर्थ ईस्ट से अगर मैं अभी जो तुरंत याद आता है मुझे, क्योंकि पिछला सवाल भी आपका नॉर्थ ईस्ट का था, सो नॉर्थ ईस्ट का जो मुझे याद आता है कि हम लोग जब गए घूमने के लिए, तो हमने पहले केवल सुना था कि वहाँ एक मार्केट लगता है हर शहर में, जिसको बोलते हैं कीड़ा मार्केट। ओके। सो कीड़ा मार्केट होता है जिसमें कीड़े बिकते हैं, और कीड़े मतलब लगभग सारे। ओके। हमने मछलियाँ बिकती हुई देखी थी, हमने मीट बिकते हुए देखा था, चिकन बिकते हुए देखा, अंडा बिकते हुए देखा। हमने कभी नहीं देखा था कि मेंढक भी बिकता होगा। हमने कभी नहीं देखा कि जो मटर के अंदर जो हरी हरी, जिसको हम इल्ली बोलते हैं, वो इल्ली भी किलो से बिकती होंगी। और मछलियाँ हमने देखी थी, तो मछलियाँ हमने तो देखा कि केवल जो जिसको हम अगर नॉर्थ ईस्ट की भाषा में बोले तो वेट फिश हमने देखी, गीली मछली जो होती है वेट फिश ही देखी। लेकिन वहाँ हमने देखा तो वहाँ तो सूखी मछलियाँ प्रजातियाँ बिक रही हैं। जैसे हमारे यहाँ हाट बाजार में, अगर आप कभी हाट बाजार में गए हो, तो जो मसाले की दुकान होती है, जिसमें बोरे भर के एक में हल्दी, एक में मिर्ची, एक में धनिया, एक में जीरा, ऐसा रखा होता है, वैसे वहाँ पर कीड़े भरे होते हैं। ओके। और वो सूखा भी मिलता है और वेट भी मिलता है, आपको जैसा लेना हो। तो कीड़ा मार्केट के बारे में मैंने सुना तो था। मैं लगभग नॉर्थ ईस्ट के जिस भी बड़े शहर में गया,
चाहे वो दीमापुर हो, इम्फाल हो, या आपका कोहिमा हो, या जैसे मकॉकचुंग हो, तो हम जहाँ जहाँ गए हमने जो है वो कोशिश किया कि हमको वहाँ का कीड़ा मार्केट देखना है। और वो कीड़ा मार्केट हम जब देखते थे तब हमको लगता था कि हम पता नहीं क्या ही देख रहे हैं, ये बहुत ही अजीब सी चीज़ है। जिंदा मेंढक है, पेयर बंधे हुए हैं कि मान लीजिए कि 100 रुपये का जोड़ा, इस तरह से वहाँ मेंढक बिक रहा है, केकड़े बिक रहे हैं। सुअर बिकता हुआ मैंने पहली बार देखा। तो वहाँ, और सुअर ऐसे नहीं बिकता था, सुअर का मुंह काट करके रखा जाता टेबल पर, और सुअर ऊपर जो बचा हुआ हिस्सा है उसका ऊपर टंगा होता था। आप उसके मुंह से उसको सिलेक्ट करिए कि किस मुंह का सुअर का आपको मीट चाहिए, तो वैसा आपको मीट मिलेगा। तो ये थोड़ा सा उस आदमी के लिए तो बहुत ही वियर्ड है जो अंडा नहीं खाता है, जो ब्राह्मण फैमिली में पैदा हो गया, तो उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड था। तो ये एक थोड़ा मेरे लिए एक चीज़ ये अजीब थी। जब हम किसी एक शहर से लौट रहे थे, एक दूसरे शहर जाना था, तो ऐसा सोचा था कि भाई कहीं किसी के घर में ना एक बार चाय पियेंगे। ठीक है। तो ठीक है, हमने बोला, हमारे साथ में एक वहीं के एक लोकल व्यक्ति थे, तो हमने उनको बोला कि चाय पीनी है। तो उन्होंने अपने एक दोस्त को फ़ोन लगाया, रास्ते में उसका घर था। ठीक है। वो दोस्त उस घर में था नहीं, दोस्त की वाइफ थी, दोस्त के बच्चे थे, दोस्त का भाई था। तो उन्होंने कहा कि वहाँ चाय पीते हैं। ओके। हमने कहा ठीक है। अब हम गए तो चाय पीना तो बहाना था ये कि भाई थोड़ा परिवारों से मिलेंगे, बात करेंगे, जानेंगे उस हिसाब से। अब मैं जब गया तो उस घर में किसी को हिंदी नहीं आती थी, किसी को अंग्रेज़ी नहीं आती थी। ओके। तो वो जो हमारे साथ में वो सज्जन थे, वो ट्रांसलेटर का काम कर रहे थे। वो जो उनके मित्र की जो पत्नी थी, वो थोड़ा सा मतलब ऐसे बहुत खुश लग रही थी, लेकिन मुझे लगा कि शायद हमने इनको पेन दे दिया, क्योंकि वो संडे का दिन था, और संडे को नॉर्थ ईस्ट में किसी के घर जाना मतलब वो एक अपने आप में बड़ा चैलेंज है, क्योंकि सब लोग जो है वो अपने मास में जा रहे हैं, कोई चर्च जा रहा है, कोई दूसरा साफ सफाई में लगा है, कुछ कर रहा है। मतलब संडे उन लोगों का ज़्यादा बिजी होता है, ऐसा मुझे लगा शायद, क्योंकि वहाँ चर्च जाना संडे को ऑलमोस्ट लगभग कंपलसरी जैसा है, तो लोग उसमें रहते हैं। तो भी हम गए। हमने जब चाय आई, तो जब चाय बन करके आई, तो चूंकि मतलब मेरे ऐसा खाने पीने वाला आदमी, तो मैं महक से समझ गया कि ये मिल्क पाउडर की चाय है, दूध की चाय नहीं थी ये। वो मिल्क पाउडर की चाय जैसी आई, तो मैंने चाय जब देखी नज़दीक में, तो उस चाय में थोड़ी कुछ ऊपर चींटियाँ तैर रही थी। ओके। अब मेरे साथ में मेरी वाइफ थी, धरा थी, तो मैंने उसको मोबाइल पे मैसेज किया कि मेरी चाय में चींटियाँ हैं। अब उसका कोई रिप्लाई नहीं। और वो घर के लोग इतने खुशी से चाय लेकर के आए थे, और वो मिल्क पाउडर की चाय इसलिए थी क्योंकि शायद वो लोग दूध की चाय पीते नहीं हैं। ठीक है। और घर में उस समय दूध रहा भी नहीं होगा, लेकिन अब चूंकि मेहमान आया है तो उसको हमको चाय देनी ही है। अब मैं उस समय धर्म संकट में था कि मैं चींटी देखूं या मैं इसका प्रेम देखूं कि बेचारा, एक तो उसका दिन हमने ख़राब कर दिया, वो चाय बना करके लाए, दूध की चाय जिनको उनको बनाना नहीं आती, उन्होंने पूछा होगा कि कैसे बनाते हैं, तो वो मिल्क पाउडर की चाय लेकर के आए। मैंने वो चाय पी ली और मैंने रख दिया, फिर उस बारे में कोई जिक्र नहीं किया। तो ये एक बड़ा सा अजीब सा था मेरे लिए कि आपके सामने, जो लोग कहते हैं कि आँख से देखी हुई मक्खी थोड़ी गटक जाता है आदमी, लेकिन वो कई बार ये हो जाता है कि ठीक है। मुझे ऐसा लगा कि शायद अगर मैं ये बोल दूंगा कि इसमें चींटी है, और हो सकता है कि हो सकता है भी नहीं, ऐसा होगा ही कि उनके लिए चींटी खाद्य है, वो खा सकते हैं, राइट। उनके लिए वो वर्जित नहीं है। उन्होंने वैसे ही हमको भी मान लिया होगा शायद, राइट। और चूंकि वो इतने प्रेम से लेकर के आया, तो मुझे लगा कि शायद अगर मैं इनको बोल दूंगा तो इनके मन को बुरा लगेगा, तो ठीक है हम वो पी गए। और उससे आप, मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं धर्म तो भ्रष्ट नहीं हुआ होगा इतनी सी बात में, लेकिन वो थोड़ा वियर्ड था। नाइस। एक चीज़, क्योंकि जब हम ट्राइब्स की बात हमने की कि आप अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग ट्राइब्स के साथ रहे, हमारा एक चैनल और है इंडियन एस्पिरेंट शो, जहाँ पे हम सिविल सर्विस टॉपर्स, MPPSC या UPSC के टॉपर्स या टीचर्स से हम बात करते हैं। जब हम वहाँ बात करते हैं तो सिविल सर्विस के अंदर या जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं इंडिया के अंदर, हर एग्ज़ाम के अंदर रिजर्वेशन एक होता है, और वहाँ एक डिबेट चल रही होती है कि रिजर्वेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जनरल का व्यक्ति बोलता है रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, SC ST कम्युनिटी से लोग बोलते हैं कि रिजर्वेशन होना चाहिए। और इस डिबेट के साथ में हमको एक सिनेरियो और दिखता है कि IAS, अगर कोई व्यक्ति जो रिजर्वेशन लेकर किसी पोस्ट पे पहुंच चुका है, उसके बाद में उसकी नेक्स्ट जनरेशन भी रिजर्वेशन को लेकर पोस्ट लेती है। बट इन सारे सिनेरियो से मुझे समझ में आया कि एक तबका आज भी ऐसा है जिसको ये पता भी नहीं है शायद कि रिजर्वेशन क्या है। जैसे हम जब बंजारा कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, बंजारा ट्राइब की बात कर रहे हैं,
आपके अकॉर्डिंग आपने क्या फील किया है रिजर्वेशन के लेकर, अगर हम बात करें उस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि क्या एक्चुअल ट्राइब में उतनी अवेयरनेस और उतनी रिक्वायरमेंट है? मुझे ऐसा लगता है कि देखिए रिजर्वेशन जो है वो अगर आप देखेंगे तो रिजर्वेशन के हमको कल्पना जो उसकी हुई होगी या जो जिसके लिए रिजर्वेशन हुआ था हमको वो समझना ज़रूरी है। रिजर्वेशन लोगों को सिर्फ नौकरियां दे देने के लिए नहीं था, रिजर्वेशन था लोगों को उनका सामाजिक स्तर सुधारने के लिए। राइट। नौकरी मिलना उसका एक माध्यम था। व्यक्ति को नौकरी मिल जाएगी, थोड़ा उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी, उसका रहन सहन थोड़ा बदल जाएगा, तो उसका सामाजिक स्तर सुधर जाएगा। वो एक मतलब एक पड़ाव था, वो मंजिल अंतिम मंजिल नहीं थे। तो इस मायने से अगर देखें तो रिजर्वेशन ज़रूरी तो है आज भी। हमने बहुत सारी घटनाएं ऐसी देखी होंगी कि गांव के दबंगों ने या गांव के एक जाति विशेष ने किसी निचली समझी जाने वाली जाति या हरिजन जाति के व्यक्ति की बारात को रोक दिया, उसको घोड़ी पर से उतार दिया। लेकिन कहीं ऐसा नहीं होता कि गांव के जो ऊंची तथाकथित ऊंची जाति के जो लोग थे उनके किसी व्यक्ति को घोड़ी पर से उतार दिया गया हो। ऐसा तो नहीं हुआ। तो इस सामाजिक बदलाव के लिए शायद आरक्षण था। राइट। और वो होना भी चाहिए। ये अमानवीय है कि किसी भी जाति के व्यक्ति को आप जो है वो तय कर दो कि मेला यही ढोएगा, ये नहीं हो सकता है। ये अमानवीय है कि आप किसी जाति विशेष के व्यक्ति को घोड़ी पर से उतार दो, या किसी जाति विशेष के व्यक्ति को आप बोलो कि तू मेरे घर के सामने से निकलेगा तो सिर पर चप्पल रख करके निकलेगा। ये सब ये नहीं होना चाहिए, ये गलत था। और इन्हीं सुधारों के लिए आरक्षण हुआ। राइट। लेकिन ये चीज़ उस जाति के व्यक्ति के लिए भी ज़रूरी थी कि वो समझे कि ये आरक्षण सिर्फ मुझ तक या मेरे परिवार तक सीमित ना रह जाए, इसका दायरा पूरे समाज में जाना चाहिए। तो जो हुआ कि भाई एक अधिकारी का बेटा फिर अधिकारी बन गया, फिर उसका बेटा अधिकारी बन गया, तो वो एक परिवार तो तर गया, उसको सामाजिक मान्यता भी मिल गई, उसको आर्थिक लाभ भी हो गए, उसकी नौकरी भी लग गई, सब हो गया। लेकिन उसी के समाज के दूसरे जो लोग थे आसपास के, उसके कई सारे रिश्तेदार भी होंगे उसमें जो वैसे के वैसे ही रह गए, जो वंचित रह गए इन सारी चीज़ों से। तो वो तो खैर गलत है ही। तो इसलिए कई बार ये सोचने में आता है कि शायद रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर जैसा कुछ सिस्टम होना चाहिए। दूसरा कि अब बड़ा चैलेंज हो गया है कि सिर्फ जाति नहीं, अब आर्थिक आधार पर भी भेदभाव शुरू हो गए। तो जो सामान्य वर्ग का व्यक्ति था, जो किसी कारण से आर्थिक पिछड़ेपन से गुजर रहा है, उसे भी कहीं ना कहीं शिक्षा में आरक्षण की तो कम से कम आवश्यकता है ही। करेक्ट। उसको कुछ नहीं तो मतलब पढ़ाई तो अच्छी मिल जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि रिजर्वेशन का जो सिस्टम है वो ऐसा होना चाहिए कि आप व्यक्ति की पढ़ाई में मदद कर दीजिए, आप उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ इक्वल कर दीजिए, आप उसकी तैयारी की सारी सुविधाओं को बराबर कर दीजिए। और एक बार आरक्षण दे दिया उसको, अब ये जो प्रमोशन में आरक्षण और ये जो सारी चीज़ें आती हैं ये ठीक नहीं है। मतलब ऐसा ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि ये सब चीज़ें और ज़्यादा भेदभाव को बढ़ाएंगी। लेकिन अगर आप मोटे तौर पर देखेंगे तो जब तक पूरी तरह से सामाजिक समरसता नहीं आती है तब तक आरक्षण का जाना संभव भी नहीं है। अब इसके बाद मैं चाहूँगा कि हम बात करते हैं लिट चौक के ऊपर। लिट चौक के बारे में पहले ऑडियंस को बता दीजिए, लिट चौक का आइडिया कैसे आया और आपने कैसे उसको स्केल किया है? लिट चौक का आइडिया तो जब हम लोग ऐसे 4-5 लोग बैठे तो बातचीत में निकला कि इंदौर इतना बड़ा एक एजुकेशनल सेंटर हो गया, मेडिकल सेंटर हो गया, कमर्शियल हब हो गया है, इंदौर में सफाई है, इंदौर में खान पान है, इंदौर में गेर है, इंदौर में सब कुछ है। इंदौर वो शहर है जो सारे त्यौहार मनाता है। हमारे यहाँ दिवाली होती है, हमारे यहाँ रंग पंचमी होती है, हमारे यहाँ होली होती है, हमारे यहाँ तीज होती है, हमारे यहाँ छठ पूजा भी होने लग गई है, पोंगल भी हो रहा है। देश के हर कोने का त्यौहार इंदौर में मन रहा है, चेटी चंड इतना अच्छा बनता है। लेकिन कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी शहर की नहीं बन पा रही है। ठीक है। इस शहर में IIM है, इस शहर में IIT है, इतनी IT इंडस्ट्रीज हैं, पढ़ा लिखा व्यक्ति यहाँ रहता है, दूर दूर से लोग पढ़ने लिखने यहाँ आते हैं, इलाज करवाने यहाँ आते हैं, लेकिन फिर भी कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इस शहर की नहीं है। और इंदौर सिर्फ पोहा जलेबी तो नहीं है, इंदौर उससे कहीं आगे है। तो हमको शहर की एक इंटेलेक्चुअल पहचान कुछ तैयार करना चाहिए। और जैसा इंदौर का स्वभाव है
कि इंदौर हर चीज़ को उत्सव की तरह मनाता है। फेस्टिव वाइब है इंदौर के लोगों में ना, इंदौर के लोग उत्सव प्रेमी हैं, राइट। और इतने उत्सव प्रेमी उत्साही हैं, तो हम किसी इंटेलेक्चुअल प्रोग्राम को भी एक फेस्टिवल की तरह मना सकते हैं। तो उससे लिट चॉक की एक कल्पना निकली, एक ऐसा प्रोग्राम हो जिसमें समाज के हर सेगमेंट के लोग हों, उसमें डिफेंस के लोग हों, उसमें स्पोर्ट्स के लोग हों, उसमें आर्ट लिटरेचर के लोग हों, फिल्म के लोग हों, जुडिशरी से जुड़े हुए लोग हों, जर्नलिज्म से जुड़े हुए लोग हों, इस तरह के लोग उसमें आए, अपनी बात करें, और जनता उनको देखे, सुने, उनके एक्सपीरियंसेस जाने, वो इंदौर की जनता को समझें कि यहाँ लोग कैसे वेलकम करते हैं, यहाँ लोग कैसे सुनते हैं। तो ये एक कल्पना उस इवेंट की थी। साथ में उसमें जुड़ा कि जब ये सब तामझाम कर रहे हैं, तो शहर के जो बडिंग आर्टिस्ट हैं, मान लीजिए कि कविता कहने वाले लोग हैं, कहानी कहने वाले लोग हैं, संगीत से जुड़े हुए लोग हैं, म्यूज़िक वाले लोग हैं, गाने वाले लोग हैं, डांस के लोग हैं, इन लोगों को भी एक छोटा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए कुछ। हम छोटा प्लेटफॉर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि भाई हम उतने बड़े नहीं हैं कि हम टीवी पर दिखा सकें आपको या वो कर सकें। इन लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पर देश भर से आए हुए इतने प्रतिष्ठित लोग, चाहे मान लीजिए पंकज त्रिपाठी हैं, संजय मिश्रा हैं, या उज्जवल निकम जैसे लॉयर हैं, आरिफ मोहम्मद खान साहब गवर्नर रहे वो हैं, कुमार विश्वास जी हैं, इस तरह के लोग जब आते हैं और कभी मौका लग गया उनके सामने परफॉर्म करने का, तो आपको एक स्टेज मिलता है, और वो स्टेज मिलता है तो आपका अपना कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है। तो हमको लगा कि जो इस तरह के बडिंग आर्टिस्ट हैं उन लोगों को भी एक स्टेज मिलना चाहिए, तो एक परफॉर्मेंस चौक भी वहाँ लिट चौक में शुरू हुआ। तो ये पहले साल हुआ, लोगों ने तारीफ कर दी, तो हमको लगा कि हम एक साल और कर सकते हैं, तो ये दूसरे साल फिर हो गया, फिर लोगों को और अच्छा लगा, कुछ लोग और जुड़ते गए, तो तीसरा साल हो गया। तो अब मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे इस शहर की एक जिसको कहना चाहिए कि शहर का त्यौहार, जिसको हम कह रहे हैं इंदौर का त्यौहार है लिट चौक, तो उस तरह से लिट चौक शायद कभी अपने रंग में पूरी तरह से आ पाएगा। लिट चौक के बारे में पर्सनली जब मैं कनेक्ट हुआ लिट चौक की टीम से, तब जो मैंने फील किया कि जो सबसे बेस्ट पार्ट मुझे लगा था इसका इनिशियली, कि इसके जितने भी वॉलंटियर्स हैं वो सारे मैक्सिमम कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। एज ए कॉलेज स्टूडेंट जब कोई ऐसी एक्टिविटीज़ के अंदर पार्ट लेता है कि जहाँ इतना बड़ा स्टेज आपको हैंडल करने का मौका मिलता है, तो आप ग्रूम बहुत अच्छे से हो जाते हो। आपका इसके पीछे का रीज़न क्या था? देखिए, हम लोगों के पास ना फंड्स की कमी थी, हमारे पास पैसा नहीं था, तो कोई ऐसा स्पॉन्सर जैसे भी लोग नहीं होते थे, और करना तो था ही, ये भी समझ में आ रहा था कि 2-4 लोगों के बस का ये काम है नहीं। राइट। जो पहला सीज़न हुआ लिट चौक का, उसमें 108 गेस्ट थे, इंक्लूडिंग कुमार विश्वास जी थे, दिव्या दत्ता थी, आरिफ मोहम्मद खान साहब थे, इरशाद कामिल थे, और मतलब एक लंबी फहरिस्त थी, उज्जवल निकम थे, हर सेगमेंट के लोग उसमें थे। इतना बड़ा इवेंट होना है शहर में, तो ऑब्वियसली उसके लिए एक टीम लगेगी। राइट। तो जैसे मैंने कहा कि भाई हम विद्यार्थी परिषद में ABVP में मैं काम करता था, तो एक शुरू से एक भावना रही कि भाई लोगों को जोड़ करके ही हमको काम करना है। तो कॉलेज के वॉलंटियर्स को कॉल किया, कॉलेजेस में पोस्टर लगाए, बात करी, लोगों को समझाया कंसेप्ट की ये क्या प्रोग्राम है, और उससे बहुत सारे अच्छे बच्चे मिले। ठीक है। और हकीकत मानिए कि सीज़न 3 आते आते तक हम उस स्टेज पर शायद मैं या मेरी वाइफ धरा, उसके लिट चौक की CEO है, हम लोग आ गए कि हम काफ़ी फ्री हो गए। अब वॉलंटियर्स ही काफ़ी कुछ काम संभालते हैं। जैसे प्रखर हैं, तो प्रखर सीज़न 1 में एक सामान्य वॉलंटियर थे, अब धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को डेवलप किया, अब वो वॉलंटियर्स को टैकल करते हैं। हमारी टीम में एक बच्ची है दानिशा सीज़न 1 की वॉलंटियर है, अब वो लिट चौक का ऑफिस संभालती है। तो उसी टीम में से लोग निकलते हैं, वही टीम डेवलप होती है। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि सीज़न 3 के जब वॉलंटियर कॉल गया, तो एक सिंगल कॉल गया, और करीब 900 के ऊपर कुछ लोगों ने रजिस्टर किया वॉलंटियरशिप के लिए। लिट चौक को इंटरव्यू करना पड़े, हम लोगों को स्क्रूटनिंग करनी पड़ी, और उसमें से कुछ शायद 300 के आसपास कुछ बच्चे जो है वो वॉलंटियरशिप के लिए सिलेक्ट हुए होंगे। और ये फिर वही बात आती है कि इंदौर की जनता इतनी उत्साह में रहती है, इतनी उत्सव प्रेमी है कि वो जो होता है उसको हाथों हाथ लेती है, और बच्चा 100% इससे ग्रूम होता है। मैंने कई बच्चे देखे हैं, जब लिट चौक सीज़न 1 प्लान हुआ था 2021 मार्च में, वो प्लान हुआ था, अनफॉर्चुनेटली कोविड की सेकेंड वेव की वजह से पोस्टपोन करना पड़ा, और 2021 दिसंबर में वो इवेंट हुआ।
लेकिन तैयारियां काफ़ी कुछ हो गई थी, गेस्ट बुक हो गए थे, सारी चीज़ें हो गई थी। कई ऐसे बच्चे थे जो लगभग कोविड की वजह से या कोविड के उस भयानक मंजर की वजह से डिप्रेशन में थे। वो बच्चे बोल नहीं पाते थे। वो जब लिटचॉक से जुड़े और जब काम में इन्वॉल्व हुए, उनको एक्सपोजर मिला, एक्सपीरियंस मिला, एंड नाउ दे आर डूइंग वेरी वेल। मतलब अब वो बच्चे अपनी अपनी इवेंट कंपनीज बना करके काम करने लग गए। तो बच्चे का भी ऑब्वियसली ग्रूमिंग होता है, उसको भी देखने, सीखने, जानने को बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। लिटचॉक फाउंडेशन के बारे में बात करना चाहूँगा। रिसेंटली मैंने देखा था कि कई सारे फ्लैग्स आपने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं इंडिया के थ्रू आउट अलग अलग लोगों को, वो कहानी क्या है? सो लिटचॉक फाउंडेशन, जैसे कि हमने जब लिटचॉक कल्पना हो रही थी तो ऐसा था कि कहीं ना कहीं शायद हम लोगों के मन में एक डिफेंस सर्विसेज को लेकर के एक बड़ा लगाव सा था। शायद उसका एक बड़ा रीज़न ये भी था कि हमारी जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उसमें भी डिफेंस के लोग हैं। मेरी वाइफ का थोड़ा सा झुकाव डिफेंस के लिए ज़्यादा, जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं पिछले जन्म में ट्राइब था, तो शायद मेरी वाइफ जो है वो पिछले जन्म में फौजी थी, ऐसा लगता है हमको। तो ये सोचा कि हमारे गेस्ट को हमको कुछ गिफ्ट्स देना होते थे। तो तो दिवाली पर कुछ गिफ्ट ऐसा जाना चाहिए, होली पर कुछ गिफ्ट जाना चाहिए, ये तो हर बार होता है। हमने सोचा कि हम 15 अगस्त और 26 जनवरी को कुछ गिफ्ट देंगे, और ये तो राष्ट्रीय त्यौहार है, राइट। तो क्या जा सकता है, तो भारत का झंडा देंगे। अब भारत का झंडा तो सब जगह मिलता है। 15 अगस्त 26 जनवरी को तो लोग रोड साइड भी झंडा लेते हैं, बेचते हैं, सब करते हैं। हमको कहीं जानकारी लगी कि एक असम में तिनसुकिया जिला है, ठीक है, वहाँ एक सेना ने ही एक सेंटर शुरू किया है उन महिलाओं के लिए। उन महिलाओं को वीर नारी कहते हैं। वो महिलाएं जिनके पति या बच्चे या कोई व्यक्ति, उनके परिवार का कोई एक पुरुष सेना में काम करते हुए शहीद हुआ है, ठीक है। उन महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए, उनका जीवन सुधारने के लिए वहाँ एक सेंटर शुरू हुआ है, और वहाँ पर वो झंडे बनाती हैं। तो हमने कहा कि निश्चित रूप से ये झंडा हमको लेना चाहिए। इस तरह से हम एक कंट्रीब्यूशन भी उस संस्थान को कर रहे हैं, और एक ये संदेश देश भर में जाना चाहिए कि कोई जवान अगर शहीद हो गया है तो ऐसा नहीं है कि सेना ने उस पर अपना ध्यान हटा लिया। सेना इसलिए, भारतीय सेना इसलिए सेना के प्रति लोगों की श्रद्धा इतनी है कि ये वैसे काम नहीं करती है कि कोई व्यक्ति हमारा गया, शहीद हो गया या रिटायर हो गया तो अब वो हो गया, नहीं। उसके बाद भी उसके परिवार की चिंता भारतीय सेना करती है। ये एक मैसेज भी देश भर में इससे जाना चाहिए। तो वहाँ से कुछ झंडे बुलवा करके हमने अपने जो लिटचॉक से जुड़े हुए जो अतिथि थे, जो दूसरे लोग थे, उन लोगों को वो दिए। फिर ऐसे ही एक जानकारी लगी हमको कश्मीर के कुपवाड़ा ज़िले में। कुपवाड़ा ज़िले में पहले कुछ गाँव में भारत के झंडे जलाने की घटनाएं खूब होती थी। अब उन्हीं गाँव में उन्हीं गाँव की महिलाएं झंडा बना रही हैं, भारत का झंडा तैयार कर रही हैं। तो ये जो एक सोशल चेंज है, जो लोगों की मानसिकता में बदलाव है, इस बदलाव का भी संदेश देश भर में जाना चाहिए। ये भी एक भावना थी। तो वहाँ से कुछ झंडे बुलवाए, कुछ झंडे असम से बुलवाए और उनको वितरित किया। और आप यकीन मानिए कि वो झंडा फ्रेम में गया था, कई जगह वो झंडा टूट गया। फ्रेम का कांच की थी तो वो टूट गई, ट्रैवलिंग में कई बार हो जाता है। लेकिन जहाँ जहाँ वो झंडा गया है, लोगों ने उसको खुद से वापस फ्रेम करवा करके रखा है। वो निश्चित रूप से वो भारत का झंडा था, एक ये बात थी। और उसके पीछे जो एक विचार था कि भाई ये किसी ऐसे व्यक्ति की विधवा ने बनाया है जो सेना में शहीद हुआ है। आप कल्पना करिए उस महिला का वो पेन कि उसका पति जिस तिरंगे में लपेट करके उसके शव को भेजा गया होगा, अब वो महिला वैसा ही झंडा बनाती है। आप उस महिला के इमोशन सोचिए, या आप वो गलियों को याद करिए जहाँ झंडा जलता रहा होगा। हो सकता है उन घरों के लोग भी होंगे जो जिन घरों में आज झंडा बन रहा है, वो भी शायद हो सकता है कि कई उन घटनाओं में शामिल रहते हों और आज वही लोग झंडा बना रहे हैं। तो ये जो भाव है ना, इस भाव को जिन लोगों ने समझा, उन लोगों ने इसको खूब अप्रिशिएट भी किया। एक चीज़ जिसके बारे में बात करना है, जब आप सोशल लाइफ से आप ज़्यादा कनेक्टेड हो, सोसाइटी से आप ज़्यादा कनेक्टेड हो, और एक एक्सपीरियंस है मेरा जो जैसे रिसेंटली मैं यहाँ से अपने होम टाउन जा रहा था नीमच में, तब मैं ट्रैवल करते हुए मैंने देखा कि पहले जब मैं 5 साल 6 साल पहले ट्रैवल करता था तब लोग बात करते थे, लेट्स से अगर जनरल ट्रेन के अंदर है तो पॉलिटिक्स पे बातें हो जाएगी,
लाइफस्टाइल, नॉर्मल लाइफ इन जनरल के बारे में बात होगी. बट इस बार जब मैंने एक्सपीरियंस किया कि मैं काफ़ी समय बाद जब घर गया ट्रेन के अंदर और लोकल डिब्बे के अंदर, तो वहाँ पे मैंने एक्सपीरियंस किया कि 90% ऑफ देम आर यूजिंग मोबाइल फ़ोन्स. उसमें से भी ऐसे लोग, मेजोरिटी वो लोग थे जो 40 ईयर्स प्लस के लोग हैं. वो लोग भी फ़ोन पे कोई लूडो खेल रहा है या कोई स्क्रॉल कर रहा है और कंटिन्यूसली स्क्रॉल कर रहा है फॉर आवर्स, लाइक 3 घंटे 4 घंटे हो गए. जब ये सोशल चेंज हुआ और जब ऑफ द कैमरा हम बात कर रहे थे कि कैसे जनरेशन बाय जनरेशन चेंज हुई है, इसके ऊपर आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? और जब मैंने वो देखा तो मुझे लगा कि ये शायद, जब मैंने फिर उसके बाद किया कि आज से 3 साल 4 साल पहले मेरे पापा बोलते थे मुझे कि फ़ोन पे क्या लगे हुए हो, फ़ोन से बाहर आओ, फ़ोन से बाहर आओ, जब हम उस एज में थे 18 ईयर्स में. बट आज हम देखते कि हर ठेला वाला, ट्रेन में या हर जगह वो जनरेशन फ़ोन चला रही है जो काफ़ी ऊपर हो चुकी है, 40 ईयर्स 50 ईयर्स. इस एडिक्शन की वजह से सोसाइटी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, इसके ऊपर आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? मुझे ऐसा लगता है ना कि 2-3 चीज़ें उसमें बड़े कारण हैं. एक तो ये कि हम बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं दूसरी चीज़ों से, बाहरी चीज़ों से. ठीक है, जैसे कि आप कह लीजिए कि हम जो रील्स देख रहे हैं, है ना, हम अपने आप को वैसा देखने की कई बार कल्पना कर लेते हैं. वो हमारा मोटिवेशन बन जाती है वो चीज़ें. ठीक है. हमारे आसपास हमने मोटिवेशन खोजना, इंस्पिरेशन खोजना बंद कर दिया है. हम उसको बहुत दूर ढूंढ रहे हैं. पहले क्या होता था कि हम गांव में ही इंस्पिरेशन होता था कि देख फलाने जी का बेटा पढ़ लिख करके आज डॉक्टर बन गया है ना. अब हम वो डॉक्टर बनने की कहानी किसी रील में ढूंढ रहे होते हैं. तो ये एक बड़ी उसमें बड़ा कारण है. और इस वजह से हम मोबाइल की तरफ धीरे धीरे डाइवर्ट होते गए, क्योंकि हमने अपने आसपास वालों को सबको कमतर जान लिया और जो नहीं, जिनको हम नहीं जानते हैं उस दुनिया को हमने बेहतर जान लिया. एक दूसरा उससे बड़ा नुकसान ये हुआ कि आज हमारे, जैसे हम बोले तो फेसबुक पर मेरे 10,000 दोस्त हैं, कोई बोलेगा इंस्टाग्राम पे मेरे 25,000 फॉलोअर्स हैं, लेकिन उसको उसके मोहल्ले में कोई नहीं जान रहा है. उसके मोहल्ले से उसका कोई लेना देना नहीं. उसको अपने बुआ के बच्चों का नाम नहीं पता है, उसको अपने मामा के बच्चों का नाम नहीं पता है, और वो दुनिया भर में जो है वो अपने आप को बड़ा सोशल मान रहा है. तो ये कुछ गलत चीज़ें तो हुई हैं. तीसरी जो एक चीज़ हुई है ना कि हम लोगों ने आपस में थॉट शेयर करना बंद कर दिया है. राइट. हमारा इनपुट और आउटपुट अब दोनों वो मीडियम है जहाँ वन वे ट्रैफिक हो. मैं चाह रहा हूँ कि पॉडकास्ट पे मुझे लोग सुने, तो मैं बोल रहा हूँ, मैं बात नहीं करना चाह रहा हूँ किसी से. मैं जिसको कहते हैं ना ज्ञान पेलना है ना, तो मैं ज्ञान देना चाह रहा हूँ. तो वो चल रहा है और वही सारी चीज़ें लोगों को मज़ा आ रहा है उसी में. वो लोग इंटरेक्ट नहीं करना चाह रहे हैं, या तो वो सुनना चाह रहे हैं या वो बोलना चाह रहे हैं. करेक्ट है ना, बातचीत नहीं करना चाह रहे. तो ये सारी चीज़ें जब आती हैं तो धीरे धीरे आदमी इंसान से कट जाता है. वो एक फैंटेसी वर्ल्ड में जीने लग जाएगा, वो एक काल्पनिक दुनिया में जीने लग जाएगा. राइट. और एक समय के बाद में तो उसको थोड़ा झटका लगना ही है. जैसे एक चुटकुला चलता था ना उस समय कोविड के टाइम पे कि यार मैंने आज 2 घंटे घर वालों से बात करी, वो भी अच्छे लोग हैं यार, कोई ऐसा मैसेज अपने दोस्त को कर रहा है. इस तरह के मीम्स चलते थे उस समय. और ये वाकई में हो रहा है कि हम हमारे घरों में हम दूसरों को क्या बोले, हम खुद भी जो है कई बार ऐसा करते हैं कि हम हमारे घर में बात नहीं कर रहे होते. हम जो है वो आसपास वालों से बात कर रहे हैं, या दूर बैठे हुए आदमी से, दिल्ली बैठे हुए आदमी से हमारी ज़्यादा अच्छी बात हो रही है, हमारे पड़ोसी से उतनी अच्छी हमारी बात नहीं हो रही. और शायद अब हम उस दिशा में बढ़ गए हैं जहाँ जब तक झटका नहीं लगेगा या ठोकर नहीं लगेगी तब तक हम वहाँ से लौटने वाले नहीं हैं. वो तभी होगा जब हमारे साथ कोई ऐसी घटना हो जाएगी जब हमको लगेगा कि यार मेरे पड़ोसी से संबंध सुधारना मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है बजाय उसके कि मैं बम्बई दिल्ली वाले आदमी से संबंध सुधारूं. बट डू यू फील कि इसके कारण मेंटल इलनेस या मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है? 100% इफेक्ट हो रहा है. और ये ऐसे भी होगा, ये इसलिए भी होता है क्योंकि जब मैंने कहा ना कि आप एक फैंटेसी वर्ल्ड में आप जीते हो, आप काल्पनिक दुनिया में जी रहे होते हो, और आपको ज़रूरत है अपने आसपास चीज़ों को देखने की, और आप देख रहे होते हो कहीं बहुत दूर जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है, आपका कोई वास्ता नहीं है. लेकिन आप अगर उसमें रहने लग जाओगे तो आज नहीं तो कल तो आप डिप्रेशन में आ ही जाओगे. अभी जब सोशल मीडिया की बात हो रही है तो जब हम, एज यू सेड कि यार हम अपने आसपास के लोगों से कम बात करके सोशली लोगों से ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं, हमको नहीं पता हमारे आसपास क्या चल रहा है. एंड इसी को अगर हम बेस माने तो ऐसा लगता है कि हम अपने आसपास के रिश्तों से भी थोड़ा दूर होते जा रहे हैं. ऑफ द कैमरा भी जब हमने बात किया, यू सेड कि
4 दिन में हम किसी से रिश्ता जोड़ लेते हैं या 4 दिन में हम किसी से रिश्ता ख़त्म कर देते हैं, इसके ऊपर आपका क्या ऑब्जर्वेशंस है? क्योंकि सोशल लाइफ जब चेंज होती है तो उसका एक बड़ा इम्पैक्ट पूरी सोसाइटी के ऊपर होता है, ना सिर्फ उस एक घर पर। इसके ऊपर आपके क्या ऑब्जर्वेशन है? देखिए, मैं लगभग जॉइंट फैमिली जैसा हम लोगों का फैमिली रहा है ना। हम उस फैमिली में रहे जहाँ मामा के घर जा रहे हैं तो 2 महीने तक रह रहे हैं। हाँ, हमारे घर मामा के बच्चे आ रहे हैं तो 15 दिन महीने भर तक रह रहे हैं। मैं मेरे मामा के ससुराल में भी रहूँगा, है ना। मामा के घर तक तो ठीक था, मतलब मेरे मामा के बच्चे के मामा के घर में भी मैं रह रहा हूँ। ऐसा ही उधर से भी हो रहा है, राइट। मेरी बुआ के भी दूसरे रिश्तेदार भी आकर के हमारे यहाँ रह रहे हैं। और अब क्या हो गया है कि हमने समर वेकेशंस में बच्चे को कुछ एक्टिविटी में जोड़ना है, उसको स्विमिंग सिखानी है, उसको ये सिखाना है। पहले हम वहीं गांव के तालाब में ही सीख लेते स्विमिंग, या शहर में ही कहीं सीख लेते थे। अब हमने उसको बच्चे को जो है वो स्केच क्लास में डालना है, गर्मी की छुट्टियों में हमको कुछ ये करना है। और उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि हम पेरेंट्स भी दोनों खुद जॉब कर रहे हैं, तो वो भी, उनको भी छुट्टी नहीं मिलनी है, करेक्ट, तो जा नहीं सकते। तो निश्चित रूप से हम इन रिश्तों से तो हम धीरे धीरे करके कट ऑफ होते जा रहे हैं। कितने लोग ऐसे होते हैं जो, जैसे मैंने अपने जीवन में फर्स्ट कजिन सेकंड कजिन बहुत बाद में आकर के सुना, मतलब हमको समझ में नहीं आता था कि फर्स्ट कजिन क्या होता है, सेकंड कजिन क्या होता है। मामा बुआ के बच्चे जो हैं वो तो सब सगे भाई बहन है, ऐसा मतलब मानते थे। फर्स्ट कजिन और ये सब तो शायद बहुत बाद में आकर के, जब कॉलेज की उम्र में आए होंगे तब जाकर के समझ में आया कि अच्छा इसको फर्स्ट कजिन बोलते हैं, इसको सेकंड कजिन बोलते हैं, ऐसा सब। तो ये जो चीज़ें आई ना, तो इस वजह से क्या हुआ कि हम बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर होते गए। पहले ऐसा लगता था कि यार मैं मेरी बुआ के घर जाकर के अगर बात कर रहा हूँ तो मैं मेरे ही घर में बात कर रहा हूँ। अब ये हो गया कि नहीं यार, मेरे बुआ के घर में बात पता ना लग जाए, मेरे मामा के घर में बात पता ना लग जाए। जबकि पहले अगर मैं किसी समस्या में हूँ तो मैं मामा के घर में बात कर रहा हूँ, मतलब मैं अपने घर में बात कर रहा हूँ। तो ये डिस्टेंस बहुत बढ़ता जा रहा है दिनों दिन, और शायद ये डिस्टेंस एक समय आएगा जब इतना बढ़ जाएगा कि आप सगे भाई बहन आपस में बात नहीं करेंगे, या आप पति पत्नी आपस में बात नहीं करेंगे। वहाँ भी फिर पर्सनल लाइफ, पर्सनल स्पेस, वो ठीक है, वो ज़रूरी है, लेकिन इतना भी ज़रूरी नहीं है ना कि आप एक दूसरे की दुख तकलीफ को ना समझ सको, या आप उसको शेयर ना कर सको। और हम धीरे धीरे उस डायरेक्शन में जाते जा रहे हैं। एक जेन जी टर्म है जो अभी की हमारी जेन जी जो जनरेशन है, वो लोग जनरली उसके अंदर ना रिलेशनशिप को लेकर बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स आ चुके हैं, जिनमें से सिचुएशनशिप एक कॉन्सेप्ट है काइंड ऑफ, और जिसमें आप किसी सिचुएशन की वजह से रह रहे होते हो कि लॉन्ग टर्म रिश्ता नहीं रहेगा किसी सिचुएशन के लिए, कि यहाँ तक ही हमारा रिश्ता है, ठीक है। वहीं अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ तो जब मैं जिस नज़रिए से रिलेशनशिप को जब मैंने समझना शुरू किया था, तो मैं हमेशा देखता था मेरे दादा और दादी का रिश्ता, मेरे पापा और मम्मी का रिश्ता, कि बहुत प्रॉब्लम्स आई लेकिन फिर भी साथ हैं, चाहे गरीबी हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, हर समय पे एक दूसरे के साथ है। बट आज इस जनरेशन में हम देखते हैं कि रिश्ता बहुत जल्दी स्विच हो जाता है, बहुत जल्दी झगड़े हो जाते हैं, बहुत जल्दी टेंशन बीच में क्रिएट हो जाता है। आप इस सिचुएशन को कैसे देखते हो? जेनजी तो कमाल की जनरेशन है ना। ये क्या निब्बा निब्बी और क्या होता है डुड्डू फुड्डू, है ना, ये वो वाली जनरेशन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कई मामलों में इन लोगों के थॉट्स बहुत क्लियर हैं। निश्चित रूप से हमने जब संबंधों को देखा, तो जैसा आप कह रहे हैं कि दादा दादी हमारे हमेशा साथ रहे, तो ये एक बहुत इंडियन सोसाइटी की एक खूबसूरत बात रही कि भाई हमारे यहाँ इस तरह के जो रिश्ते रहे वो बहुत हमेशा के, हमने 7 जन्मों की कल्पना करी, और वो कल्पना हम हर जन्म में करते थे। हर जन्म में बोलते थे कि 7 जन्म, तो वो लगातार चलता ही रहता था टाइप्स। लेकिन उसमें कई बार खास करके महिलाओं की स्थिति बहुत बुरी भी रही। उन्होंने बहुत कुछ सहा, और सामाजिक दबाव में या रूढ़ियों में, परंपराओं में, कुछ भी उसको आप नाम दे दीजिए, उसमें वो सब सहती रही, ठीक है। अब शायद वो उतना नहीं हो रहा है, अब समाज बदल गया है, और अब लोगों को लगने लग गया अच्छा पहले क्या होता था कि एक व्यक्ति था, वो जिम्मेदार था, वो सबकी जिम्मेदारी उठाता था घर की। अब वो भी नहीं हो गया है, अब 2 लोगों को मिलकर के उठानी है, तो वहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट्स की संभावना बढ़ जाती है। दोनों लोग काम कर रहे हैं, दोनों लोग अपने अपने प्रोफेशन में है, प्रोफेशनल लाइफ की वजह से भी कई बार पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होती है, तो वो भी एक कारण होता है। और जेनजी इस मामले में काफ़ी क्लियर है कि भाई हमको ढूंढना नहीं है, अगर चीज़ें थोड़ी भी खटपट होती है तो हम अलग अलग होंगे, अपने अपने रास्ते जाएंगे। वो ठीक नहीं भी है कई मामले में, क्योंकि
भाई आपके कई बार ऐसा होता है कि आपके माता पिता से किसी बात पे नहीं बनती है, एक उम्र के बाद में आपके टकराव बढ़ भी जाते हैं, तो आप अपने माँ बाप थोड़ी बदल लेते हो, या आपका बच्चा है, आपका बच्चा आपकी बात अगर कभी नहीं सुनता है तो क्या आप अपना बच्चा बदल लेते हो? क्या आप नहीं बदलते हो। ठीक है, एक सीमा होती है ना, वहाँ तक तो आपको कंसिडर करना चाहिए। कई बार आपको अपने स्वभाव में, कई बार सामने वाले को उसके स्वभाव में हमको परिवर्तन लाना पड़ेगा और हम उसी से चलेंगे। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि अगर हम कहीं किसी रिश्ते में हैं तो हम सामने वाला आदमी कितना ही परेशान होता रहे, फ्रस्ट्रेट होते रहे, हम किसी भी नाम से उस रिश्ते को चलाते रहें, रूढ़ियों के नाम पे, परंपराओं के नाम पे, एथिक्स के नाम पे, ये भी ठीक नहीं है। क्योंकि उसका भी अपना लाइफ है, उसको भी अपना लाइफ अच्छे से रहने जीने का अधिकार है ना। तो अगर ऐसा लगता है कि आप कोई गुंजाइश नहीं, कोई संभावना नहीं, तो आप प्रेम से, शांति से अलग हो जाएं। एक दूसरे के लिए मन में इतना सम्मान रहे कि भाई हम मान लीजिए 5 साल के भी रिश्ते में रहेंगे तो 5 साल में 5 मिनट तो कोई हमने अच्छे से एंजॉय किए होंगे ना। हम उन 5 मिनट के लिए कि जो समय हमने अच्छे से एंजॉय किया, हम उसको याद रख के अलग हो जाएं। लेकिन ये नहीं है कि हमने 5 साल में जो है वो 5 घंटे की हमारी लड़ाई हुई और हमने उस चक्कर में अपना पूरा संबंध खत्म कर लिया, ये भी नहीं होना चाहिए। आपके अकॉर्डिंग अगर कोई एक रिश्ता जो अगर मैं किसी पार्टनर के रिश्ते की बात करूँ या एक कपल की बात करूँ, आपकी लाइफ के एक्सपीरियंस के हिसाब से उसके फंडामेंटल्स क्या है उस रिश्ते को स्मूथ रखने के लिए? मुझे लगता है कि हमको ना कभी कभी ये देखना पड़ता है कि पर्सनल अचीवमेंट्स कब जाकर के हमारे कॉमन अचीवमेंट्स बन सकते हैं। अगर दो लोग प्रोफेशनल लाइफ में हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, उन दोनों का अपना अपना एक लाइफ है, उन दोनों को अपना एक कुछ कॉमन गोल सेट करना चाहिए। ठीक है, प्रोफेशनली हो सकता है कि आपकी वाइफ मान लीजिए डॉक्टर है, आप इंजीनियर है, आपके अपने अपने गोल्स होंगे, लेकिन दोनों को मिला करके एक कुछ लाइफ में गोल सेट करना पड़ेगा। दूसरा कि हम एक दूसरे के काम, एक दूसरे के नेचर, एक दूसरे की एफिशिएंसीज को हम रेस्पेक्ट करें और उसको हम अडॉप्ट करें। अगर हमने वो नहीं किया तो गड़बड़ हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी की वाइफ, वो महिला पुलिस में है, अब उसकी नाइट ड्यूटी भी होगी, उसको कई बार होगा कि डे लॉन्ग ड्यूटीज़ होंगी, हो सकता है वो घर का काम उस तरह से नहीं कर पाए, तो उस पुरुष को ये समझना पड़ेगा। हो सकता है कोई पुरुष ऐसा है जिसका टूरिंग जॉब है, वो महीने में 20 दिन घर के बाहर रहता है, तो उस महिला को वो समझना पड़ेगा। और अगर ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी ना, तो आप फिर आपकी लाइफ में आप कुछ भी अचीव कर लीजिए, वो नहीं हो पाएगा। और आप कितनी अच्छे बने रहिए, अगर आपने एक दूसरे के काम और एक दूसरे की एफिशिएंसीज का रिस्पेक्ट नहीं किया तो शायद रिश्ता नहीं चल पाएगा। चाहे आपके मन में कितना ही प्रेम हो, आपस में एक दूसरे के लिए कितना ही प्यार हो, अगर एक दूसरे के काम के लिए रिस्पेक्ट नहीं है तो वो रिश्ता शायद नहीं चल पाएगा। निखिल भैया, वंडरफुल इनसाइट्स, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। जब शुरुआत हुई पॉडकास्ट की तो आई थॉट कि शायद ये 20-30 मिनट 40 मिनट का एक पॉडकास्ट होगा, लेकिन आपसे बात करते हुए पता नहीं लगा और बहुत मज़ा आया। आई एम श्योर ऑडियंस को भी कई सारे इनसाइट्स मिले होंगे। हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस ऑन आशीष इंटरेक्शन? मुझे बहुत अच्छा लगा, और जैसा हम लोग बात कर रहे थे शुरू में कि पॉडकास्ट में जो होस्ट है उसका रोल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि वो कितने सवाल निकाल सकता है, वो कितनी बातों को फ्रेम कर सकता है ना, ये ज़्यादा ज़रूरी होता है, और वो आप अच्छा कर रहे हो। थैंक यू सो मच। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। आई एम श्योर ऑडियंस को आपके इंसाइट, आपकी स्टोरीज बहुत पसंद आई होगी। Thank you so much for being on Ashish Interaction. Thank you so much. Thank you. Thank you so much audience for watching this podcast till the very end. I'm sure इस podcast का आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी, एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू, एक अलग लाइफ के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें मिली होगी। अगर इस पॉडकास्ट को आपने अब तक देखा है, एंजॉय किया है, मेक श्योर कि इस पॉडकास्ट को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि क्या पार्ट्स आपको बहुत अच्छे लगे हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट टिल द वेरी एंड।